जी अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, काइंडली कंफर्म कीजिएगा आप लोग को आवाज़ आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज़ आ रही है। चलें जी, वालेकुम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। जी जी, आवाज आ रही है। हम अपने सेशन को स्टार्ट जी करने आवाज़ जा आ रहे हैं। रही है जी। अच्छा, आप सब जी लोगों जी से सर, सेशन स्टार्ट करें प्लीज। एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी बंदा, वैसे तो मैं साथ साथ खुद भी आपको म्यूट करता जाऊंगा, लेकिन जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो आपने हैंड रेज करना है। आई शैल बी आंसरिंग यू, ठीक है। और आपने क्वेश्चन पूछने के बाद फौरी माइक को म्यूट कर लेना है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि बाकी दोस्तों को डिस्टरबेंस ना हो। तो हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड अगर किसी भी बंदे का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करके जाऊंगा। किसी बंदे ने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि यार मुझे आंसर नहीं मिला। आप अपना क्वेश्चन लिखते जाएं। एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको सब लोग को रिस्पॉन्ड करके जाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये जो हमारा बैच है ये हमारा अक्टूबर का बैच है, ठीक है। हमारे बैच हर महीने का हमारा बैच शुरू हो रहा होता है, ठीक है। तो अक्टूबर के बैच के लिए हम लोग मौजूद हैं, ठीक है। हम अपने सेशन को अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए अल्लाह ताला का फरमान है, फरमान इलाही है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, ठीक है। इसमें दीन दुनिया, उसमें इल्म दौलत, कोई भी चीज़ आप जेहन में रख लीजिए जिसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको यकीन भी होना चाहिए। एंड मैं भी आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ कि आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही उनको आप मैसेज कर दें ग्रुप के अंदर कि वो ज्वाइन ऑडियो करें। अच्छा जी, आपको ये बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन इज़ अ लीडिंग नंबर वन इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट आपको ना सिर्फ पाकिस्तान की टैक्सेशन बल्कि इसके साथ साथ आपको यूएस की टैक्सेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट यूएई की टैक्सेशन, स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स, कॉर्पोरेट लॉज के ऊपर हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी ट्रेनिंग्स हम लोग ऑन कैंपस भी हो रही होती हैं, ऑन साइट भी हो रही होती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का कोर्स है ये इसके लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड हुए हुए हैं, ठीक है। तो इस कोर्स का हमारा नाम है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र, ठीक है। हमारा कैंपस जो है ये आपको आइडिया होगा, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। हाँ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूट का वो है एजुकेशनल एक्सीलेंस, जो कि रेलिवेंट टू द कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन है, ठीक है। इस कोर्स की कंप्लीशन पे हम आप लोग को सर्टिफिकेट भी अवार्ड करते हैं। इसमें इसी इसी नेटवर्क पे रहते हुए आपका डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ, जो कि डिफरेंट सिटीज़ के अंदर लोकेट करते हैं, आपका एक नेटवर्क भी बनता है। ये भी आपकी एक प्रॉपर क्लास है, जिस तरह से हमारी क्लासेस मास्टर्स की, ग्रेजुएशन की या बाकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेनर की प्रोफाइल के बारे में बता दूं। मोहम्मद साहिद साहब हैं, ठीक है। ये एसोसिएट मेंबर हैं हमारे आईसीएम में से, जो आपके ट्रेनर हैं। उसके बाद इनका एसीसीए फाइनलिस्ट है, एमबीए भी इन्होंने किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एक हमारी सीए फर्म के अंदर, ठीक है। और इनका 17 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन मैटर्स का, ठीक है। और वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ इसको सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं फॉर्मली मैनेजमेंट के पार्ट पे ये सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या बता रहा हूँ आपको जो चीज़ें बढ़ानी होगी आपको, साजिद साहब सारी चीज़ों को एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इनकी अपनी भी एक फर्म है फिनटेक्स के नाम से, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने काइंडली वीडियो को बंद करके रखना है। वीडियो को इसलिए बंद करके रखना है, उसकी वजह यह है कि जो आवाज़ की क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है बाकी लोगों के पास, ठीक है। तो एक मिनट मुझे दीजिए, मैं साहिद साहब को साथ में इनवाइट भी कर लूँ। साहिद भाई, कैन यू हेयर मी? Yes, Assalamualaikum, Basharat bhai and all the audience. Sajid is here. साहिद भाई काइंडली आप ऐसा कीजिए, अपनी पीपीटी जो है ना वो ओपन कर लीजिए, ठीक है, अपने लैपटॉप पे। यही Yes, वाली, it's already open. ठीक है। चलें, प्लीज़ आप अपने कोर्स के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। जी प्लीज। शेयरिंग आपकी ही चलेगी यहाँ से बशरत भाई। इसी को प्रोसीड कर लें। अच्छा चलें। चलें, ये सही है, आपने यही फर्स्ट स्लाइड जो है
अच्छा, इंस्टीट्यूट के बारे में तो बशारत भाई ने बहुत डिटेल में बता दिया माशाल्लाह। वो लीडिंग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन के नाम से, और रजिस्टर्ड भी है। तमाम परक्यूजेट, तमाम लाइसेंसेस वगैरह के साथ रन कर रहे हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग इस इंस्टीट्यूट के साथ अटैच्ड है। अच्छा, जो कोर्स हम करवाने जा रहे हैं ऑनलाइन का, ये जो स्टार्ट हो रहा है वेरी सून, जिसकी ओरिएंटेशन है आज, इसका नाम है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, CTA। ठीक है। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन जो होगी ये ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के अराउंड होगी, जिसके 60 क्रेडिट आवर्स होंगे। ठीक है। और थ्री क्लासेस इसकी जो है वो 2 डेज अ वीक होंगी, और नॉर्मली जो टाइमिंग होती है ऑफिस आवर्स के बाद की होती है, तो आप लोग इजीली तमाम ऑडियंस इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स कंटेंट्स क्या होंगे, मेन चीज कि हमारा कोर्स क्या, कौन कौन से एरियाज को कवर कर रहा होगा। तो माशाल्लाह आप जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं आज ओरिएंटेशन सेशन को, तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी ये बता रहा है कि आप टैक्स की फील्ड में आना चाहते हैं, टैक्स को सीखना चाहते हैं, और टैक्स को इम्प्लीमेंट करके एट द एंड हर बंदा जो है अर्निंग करना चाहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आई थिंक मैं खुद इस फील्ड में 17 ईयर से हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सब प्लीज म्यूट, ये जिसका माइक है प्लीज इसको म्यूट कर दें। अफगानिस्तान को लो। यस, आप लोग मुझसे, आई थिंक ये म्यूट कर दें। और यस, हम कंटिन्यू कर रहे थे कि हमारे कोर्स कंटेंट जो हैं उसमें सबसे पहले हम आप लोगों को ओवरव्यू देंगे आयरस का। आयरस क्या है? बेसिकली आयरस वो ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू हम जितनी भी टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स है वो सब की सब आयरस के थ्रू होती है, जो कि 2014 से इम्प्लीमेंटेड है। उससे पहले ये सामाव मैनुअल होती थी। तो जब से 2014 से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, तो अब इस पोर्टल के थ्रू आप सिर्फ फाइलिंग कर सकते हैं, जो कि आयरस के नाम से जाना जाता है, और मोस्टली ऑडियंस इसके बारे में जानती भी होगी। ठीक है। इसके बाद हम आपको ओवरव्यू देंगे, डिटेल बताएंगे एसएससीपी की एंड कॉरपोरेट फाइलिंग के। एसएससीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि तमाम कंपनीज को रेगुलेट करता है। जो भी बिजनेस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होता है एज अ कंपनी, भले वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर हो, LLP हो, लिस्टेड कंपनीज हो, सबको रेगुलेट करता है एसएससीपी। तो किस तरह से कंपनी फॉर्म होती है, उसकी फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, फॉर्म होने के बाद उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके एनुअल फॉर्म्स वगैरह की जो फाइलिंग है वो क्या क्या है, तो ये तमाम चीज़ें हम कवर आउट कर रहे होंगे एससीसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स का जो हमारा सेशंस होंगे इसके अंदर। देन है एक हमारा इसके बाद जो सेशन चलेगा वो होगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नाम से ही जाहिर है, वो मोस्टली लोग इससे फेमिलियर भी होंगे। ट्रेडमार्क बेसिकली किसी भी कंपनी का जो नाम और लोगो होता है उसकी रजिस्ट्रेशन करने वाले इदारा है, जिसको नॉर्मली आईपीओ बोलते हैं। तो आईपीओ से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, क्या क्या उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, किस तरह से उसकी हैंडलिंग होगी, और किस तरह से कंप्लीट आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हासिल करेंगे, उसका सर्टिफिकेट किस तरह से आप ट्रेडमार्क नाम और लोगों का हासिल करेंगे, ये इस वाले पीरियड के दौरान आप लोगों को बताया जाएगा। और प्लस इसके साथ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कोई भी बिजनेस रजिस्टर्ड होता है तो उसको हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब हर जगह की एक अपनी चैम्बर है। तो उस चैम्बर की रजिस्ट्रेशन आपने किस तरह से लेनी है, देन उसकी रिन्यूअल प्रोसेस क्या है, क्योंकि चैम्बर की जो भी रजिस्ट्रेशन होती है पाकिस्तान में वो 1 ईयर के लिए होती है। 1 ईयर के बाद आपको उसको लाजमी रिन्यूअल करवाना होता है। उसका रिन्यूअल के लिए क्या प्रोसेस होगा, और फ्रेश चैम्बर की रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, कोई भी नया बिजनेस जो भी बिजनेसमैन स्टार्ट कर रहा है, तो वो तमाम चीज़ें इस वाले पोर्शन में आप लोगों को बताई जाएंगी।
देन इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग। देखिए टैक्स जो है बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है अकाउंटिंग के ऊपर। अगर आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती है तो आप टैक्स को बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। और कहीं ना कहीं अकाउंटिंग और टैक्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है। तो हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में आपको बताएंगे कि बेसिक अकाउंटिंग क्या क्या है जो कि लाजमी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त भाई इस सेशन में जो ओरिएंटेशन में भी हैं, वो हो सकता है कि वो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से ना हो, कॉमर्स के बैकग्राउंड से ना हो। तो बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे फील्ड से होते हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो टैक्स सीख सकते हैं, टैक्स का बिजनेस रन कर सकते हैं या टैक्स फॉर्म बना सकते हैं। तो कोई वो उसमें ममानत नहीं है। लेकिन उसके लिए ये डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अकाउंटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। और जो लोग इस फील्ड के हैं उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह इसका पता होगा। अच्छा, ये दोबारा से जाइएगा वापस। यस। इसके बाद आएगा जी इनकम टैक्स का सेशन। इनकम टैक्स के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में, एक्ट के बारे में बताया जाएगा। ऑर्डिनेंस कब बना है और किस तरह से उसमें चेंजेस आती हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने रूल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं। और उसके डीपली इंशाल्लाह उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे। और प्रैक्टिकल कौन सी चीज कहाँ से लिंक करती है उसका प्रैक्टिकल आप लोगों को बता रहे होंगे। किस सेक्शन के थ्रू रिटर्न फाइलिंग होती है, कौन सा सेक्शन है जिसके थ्रू सेल टैक्स वगैरह को डील करते हैं। तो ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स के वाले पोर्शन में हम आप लोगों को ये सिखा रहे होंगे। ठीक है। देन लर्निंग मॉड्यूल है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद लिंकिंग टू द लॉ एंड प्रैक्टिकल इंसाइट ऑफ द लर्निंग। मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकली हम सिखाएंगे कि चीजें किस तरह से आपने कैरीड आउट करनी है। लेट से आप लोगों ने कंपनी बनानी है, तो कंपनी किस कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और किस तरह से प्रोसेस करते हुए वो फॉर्म आउट होगी। या आपने अगर एक रिटर्न फाइल करना है, किसी इंडिविजुअल का करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के होने के साथ आप वो रिटर्न को कंप्लीट कर पाएंगे। किसी एओपी पार्टनरशिप का, किसी कंपनी का रिटर्न बनाना है तो वो किस तरह से आप लोग बना पाएंगे। तो ये तमाम चीजें हम लर्निंग मॉड्यूल में आप लोगों को सिखा रहे होंगे। अच्छा, क्लासेस हमारी नॉर्मली जूम पे होंगी। ऑन कैंपस भी हमारी क्लासेस होती हैं 3 जगह से, जो कि मेंशन भी है, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से। तो ऑन कैंपस अगर कोई लेना चाहे ऑन कैंपस भी ले सकता है, लेकिन नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि टाइम की शॉर्टेज और दूसरी बात ट्रैवलिंग कॉस्ट को सेव करते हुए जो ऑनलाइन की तरफ जाया जाए, तो आप ऑनलाइन जूम के थ्रू भी क्लासेस ले सकते हैं। अच्छा, सबसे लास्ट जो हमारा होगा कि बेनिफिट क्या है। आप लोग ये कोर्स लेंगे, डेफिनेटली एक अपना टाइम दे रहे होंगे, हर बंदे का एक प्रीशियस टाइम है। तो इसके आप लोगों को बेनिफिट क्या होंगे। जब आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपने आप को टैक्स लायर और टैक्स कंसल्टेंट कहला सकते हैं। और आप अपने नाम के साथ ये टैगिंग आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को असिस्ट किया जाएगा आईटीपी का लाइसेंस लेने के लिए। आईटीपी के आप लोग जानते होंगे, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो होते हैं, रजिस्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर, जो कि कोई भी टैक्स का काम कर सकते हैं, एफबीआर में जाके केसेस को डिफेंड कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं उसमें आप लोगों को असिस्ट किया जाएगा। एलएमएस सपोर्ट बाय प्रैक्टिकल एमसीक्यूज वगैरह आप लोगों को सपोर्ट दी जाएगी। आईआरएस रिप्लिका पोर्टल, आईआरएस का आप लोगों को पूरा डीपली, वो पहले ही मैंने बताया कि हम प्रैक्टिकली आईआरएस के ऊपर आप लोगों को लेके जाएंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग बेस्ड मॉड्यूल्स होंगे हमारे। तमाम मॉड्यूल्स जो है उनकी प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस होंगी। मतलब हम ओनली थ्योरी पे फोकस नहीं करते, ना ओनली प्रैक्टिकल पे। हम दोनों चीजें साथ साथ चलाते हैं। आप लोग थ्योरी भी देख रहे होंगे और प्रैक्टिकल भी देख रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। यस। एम ऑफ द कोर्स, मकसद क्या है इस कोर्स को करने का। बहुत से लोग हैं आज ओरिएंटेशन में जो अपना माइंड बना रहे होंगे कि हम ये कोर्स करें या ना करें। बहुत से लोग अभी इसी सिचुएशन में होंगे, बहुत से लोग माइंड बना के बैठे होंगे। तो आप लोगों का एम्स क्या है इस कोर्स को करने का, कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप एज अ लॉयर एंड टैक्स कंसल्टेंट अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं।
आप लोग सब जानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, वाइट कॉलर जॉब है। आप लोग एज अ लॉयर एंड टैक्स कंसल्टेंट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी और ये कोर्स अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। आपको बिजनेस की कंप्लाइंस करने में और खासकर टैक्स रिलेटेड कंप्लाइंस करने में बहुत इजी हो जाओगे। मतलब आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि मेरे पे कौन कौन सी कंप्लाइंस ड्यू है। एससीसीपी अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको पता होगा कि एससीसीपी की कौन कौन सी कंप्लाइंस ड्यू है, तो मैं वो कब कब मुझे करनी है, तो आप टाइमली उन चीज़ों को कंप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इन obtaining द सर्टिफिकेट इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, पहले भी बताया कि हम आप लोगों को असिस्ट करेंगे कि आईटीपी का आप सर्टिफिकेट ले सकें। ठीक है। एलएमएस सपोर्टेड बाय प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, आपकी जितनी भी ये लर्निंग होगी सब प्रैक्टिकल एमसीक्यूज सपोर्ट बेस होगी। अच्छा, नॉर्मली है जो मेरे दोस्त ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं, अगर इनकी एजुकेशन या बैकग्राउंड या हमने मेंशन किया हुआ है एलएलबी हो, सीए, आईसीएमए, सीसीए, आईटीपी वगैरह, तो उसमें हम बताते ये हैं कि देखें मोस्टली ये तमाम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और इनमें टैक्स का पेपर किस लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है या आप लोगों का नॉलेज कितना बिल्ड आउट होता है। एलएलबी में एक ही पेपर है। आप डेफिनेटली बहुत अच्छी एक आपकी डिग्री है एलएलबी की, लेकिन आप जस्ट उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं आपको मिल रहा होता है। वो आप उस टाइम स्टडी करते हैं, पेपर निकालते हैं, आगे चले जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो चीज़ें जब तक बहुत सी चेंज हो चुकी होती हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के हिसाब से आप लोगों को ये वाला कोर्स जो हम करवा रहे हैं वो बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप एलएलबी किए हुए हैं। सीए में दो टू टाइम टैक्स का पेपर आता है, दो मॉड्यूल में है। आईसीएमए में एक ही स्टेज के अंदर, एक ही मॉड्यूल के अंदर टैक्स का पेपर आता है। एसीसीए में पाकिस्तान टैक्स को देखा ही नहीं जाता, इंटरनेशनल टैक्सेशन ही वहाँ पे पढ़ाई जा रही होती है। और बाकी जगह पे भी कोई स्पेसिफिक आपको टैक्स के बारे में बाकी क्वालिफिकेशन में भी कोई स्पेसिफिकली नहीं बताता। तो ये एक बेसिक लैकिंग है हमारे जो मेजर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके अंदर, कि आपको टैक्स का उस हद तक नॉलेज नहीं होता इवन दो कि आप सर्टिफिकेशन या डिग्री ले चुके होते हैं। तो हम लोग, मैं खुद भी आईसीएमए मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 10-11 ईयर हो गए हैं कि मेंबर हूँ। लेकिन जो एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें फॉर्म्स में आके या ये शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू हमें हासिल हुआ है वो हमें ड्यूरिंग स्टडी हम वो उतना गेन नहीं कर पाए थे। तो ये एक है चीज़ है जो मैंने चाहा कि आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। यस। अच्छा, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है क्या, किसको कहते हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर? हम बार बार बात कर रहे हैं कि आईटीपी हो जाओगे आप इस कोर्स को करने के बाद। बेसिकली इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद द एफपीआर। मतलब वो बंदा जिसके ऊपर टैगिंग होगी एफपीआर की वो आईटीपी होगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर किस तरह से होगी? फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम द टैक्स फॉर्म, ये थोड़ा सा बताया है कि आईटीपी आप किस तरह बनते हैं। ठीक है। फाइलिंग, पहले एप्लीकेशन फाइल करेंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी टैक्स फॉर्म का होना चाहिए। ट्रेजरी रिसिप्ट 500 रुपीज़ की आपको एक स्लिप लगानी होती है। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो रिक्वायर्ड होती है वो मेंशन है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, बीएस वगैरह अगर हो, और एक एफिडेविट आपको देना होता है। तो उसके बाद आप आईटीपी आपको मिल जाती है, मतलब जो भी जिस रीजन में आप अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ की आपको आईटीपी मिल जाती है। अच्छा, कोर्स प्लान पहले भी थोड़ा सा मैंने बताया था, अगेन बता रहा हूँ, कोर्स प्लान हमारा है क्या। ये 4 मंथ का कोर्स है हमारा, पर हर लेक्चर जो है वो 1.5 आवर का होगा। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर हमारे होंगे 32, और जो कि आप मल्टीप्लाई कर ले तो अप्रोक्सीमेट 60 क्रेडिट आवर्स का आपका टोटल ये कोर्स है जो 4 मंथ्स में कंप्लीट होगा। अच्छा, इसके मॉड्यूल्स कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो मेनली हम कवर आउट कर रहे होंगे, ये मतलब इसकी लेयर है इस कोर्स की, मगर इसमें डेफिनेटली अमेंडमेंट आएंगी।
इन डिटेल में जब हम पढ़ रहे होंगे तो हर मॉड्यूल में डिटेल्स होंगी। पहला मॉड्यूल हमारा एससीसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग का है। पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया कि कंपनीज जो हैं, कंपनीज रेगुलेट करता है एससीसीपी। किस तरह कंपनी फॉर्म होगी, किस तरह से उसकी कंप्लाइंसेस होंगी, ड्यू कंप्लाइंसेस को किस तरह से ओवरकम करेंगे, एससीसीपी का क्या रोल है, किस तरह से आप ऑनलाइन अपनी तमाम फाइलिंग, जो भी आपकी ड्यू फाइलिंग्स है वो आप करेंगे। तो ये तमाम चीजें हम इस मॉड्यूल में लर्न कर रहे होंगे। ठीक है। देन मॉड्यूल 2 में हम आईपीओ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। पहले भी मैंने बताया था आईपीओ क्या है, कि आपका ट्रेडमार्क लोगो वगैरह को रजिस्टर करना। और चैम्बर क्या है, आपका कोई भी बिजनेस जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है तो उस डिस्ट्रिक्ट की चैम्बर की मेंबरशिप लेना। तो इसका पूरा प्रोसेस हम जो है मॉड्यूल 2 में आपको बता रहे होंगे। मॉड्यूल 3 में हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में आपको बताएंगे। मॉड्यूल 4 टोटली बेस करेगा इनकम टैक्स के ऊपर। डिटेनली हम बताएंगे इनकम टैक्स के तमाम सेक्शंस के बारे में, रूल्स के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, ये सब चीजें। और लास्ट मॉड्यूल जो है हमारा वो सेल टैक्स का होगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक सेपरेट पोर्शन है, सेल टैक्स एक सेपरेट पोर्शन है। तो हम सेल टैक्स के बारे में लास्ट वाले मॉड्यूल 5 में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। यस। अच्छा, सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 और 2 है कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर्स, इसमें सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटर। बेसिकली हम बता रहे होंगे व्हाट इज द सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर होता क्या है, आपको नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। मतलब कोई भी सिंगल बंदा जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक और सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या खसूसियात हैं, किस तरह से फॉर्म होती है सोल प्रोप्राइटर, और उसकी रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से करेंगे, ये तमाम इस वाले मॉड्यूल में हम आपको बता रहे होंगे। देन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 32, ये भी एक बिजनेस की फॉर्म है। एक हमारा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, इसी तरह एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसको जो रेगुलेट करता है वो एक्ट जो है वो 1932 का एप्लीकेबल एक्ट है। तो उसमें इस वाले मॉड्यूल में हम बता रहे होंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। अभी नाम से ही थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा, सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा होता है, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग जब मिलके कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो पार्टनरशिप बन जाता है। ठीक है। इस फिर पार्टनरशिप को आप लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कहाँ से उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, उसमें वर्डिंग क्या रखी जाएगी, किस पेपर के ऊपर वो पार्टनरशिप डीड बनेगी, एक लीगल पेपर होता है, मीन्स के स्टाम्प पेपर जिसको हम बोलते हैं, उसकी वर्थ क्या होगी, और कहाँ से वो अटेस्टेशन होगी उसकी। तो ये चीजें हम पार्टनरशिप डीड वाले, पार्टनरशिप वाले मॉड्यूल में आप लोगों को बता रहे होंगे। बैक लेके जाइए। यस। देन हमारा इसी के मॉड्यूल में होगा एलएलपी। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब एक पार्टनरशिप होती है अनलिमिटेड, जिसमें लाइबिलिटी पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड होती है, और एक होती है एलएलपी जो प्रॉपर एससीसीपी से आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एलएलपी क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, इसकी भी डीड बनती है, तो वो डीड की ड्राफ्टिंग, फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, ये तमाम चीजें आप लोगों को इसमें हम बता रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला पोर्शन होगा कंपनी लॉ के बारे में। एससीसीपी का जो लॉ है, कंपनी एक्ट जो इम्प्लीमेंटेड है 1984 का, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कंपनी अगर आपने फॉर्म करनी है तो सबसे पहले आपने माइंड बनाते हुए क्या क्या चीजें आप लोगों ने कंसीडर करनी है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मैं करने जा रहा हूँ, तो मुझे कौन सी कंपनी बनानी है। इधर मुझे एसएमसी बनानी है, सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, एलएलपी बनानी है, कौन सी कंपनी मैंने फॉर्म करनी है, क्योंकि वो नेचर ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा।
ठीक है। उसके बाद आपने कंपनी बना ली, तो आपने रिकॉर्ड क्या रखना है, क्योंकि कंपनी बनाने के बाद जो भी उसके डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज वगैरह जो होते हैं, जिन लोगों ने कंपनी बनाई है, उनके शोल्डर पे एक भारी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप लोग जो बिजनेस रन कर रहे हैं, इसका प्रॉपर आप लोगों ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड, टैक्सेशन रिकॉर्ड, तमाम चीजें, कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने लाजमी मेंटेन करनी है, किस तरह से आप लोगों ने एजीएम वगैरह, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह किस तरह कब कंडक्ट करनी है, लॉ में उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये तमाम चीजें इसमें हम एज पर लॉ आप लोगों को समझा रहे होंगे, कौन कौन से सेक्शन उसको कवर आउट करते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी जब बन जाती है तो उसकी एनुअल फाइलिंग होती है। एनुअल फाइलिंग आप लोगों ने, जिसमें फॉर्म 8, फॉर्म 29, फॉर्म 28 वगैरह, ये आप लोगों ने किस तरह से फॉर्म प्रिपेयर करने हैं, और कब कब कौन सा फॉर्म ड्यू होगा, और ये लाजमी आप लोगों ने फाइल आउट करना है, इसके बारे में इंडिविजुअली बता रहे होंगे। देन अगर आप लोगों ने सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज वगैरह अपनी लेनी है फॉर्म्स की, तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो बता रहे होंगे। आप लोगों ने जो शेयर कैपिटल आप लोगों ने शुरू में स्टार्ट में ऑथोराइज शेयर कैपिटल वगैरह जो रखा होगा, अगर शेयर कैपिटल के आपने ट्रांसफर करना है अपने शेयर्स वगैरह, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी डिटेल आप लोगों को बता रहे होंगे। लेट से आपने कंपनी बनाई, बाद में आपको ये लगा कि मुझे इस कंपनी का नाम चेंज करना है, इसकी गुडविल सही नहीं बन रही, या कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ भी है, तो चेंज ऑफ कंपनी नेम किस तरह से होगा, या कंपनी का कोई एड्रेस एक था, उसको आपने वो एड्रेस छोड़ दिया, तो आप दूसरे एड्रेस पे चले गए, तो चेंज ऑफ कंपनी एड्रेस वगैरह किस तरह से होगा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इसका प्रोसेस वगैरह बताया जाएगा। देन एट द लास्ट, अगर आप लोग बिजनेस बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो इसका वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस होता है। इस इस कंपनी का एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। तो वाइंडिंग अप हम किस तरह से करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो भी आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। देन अब मैंने पहले भी बताया था कि आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेना मैंडेटरी होता है, या बाज दफ़ा रिक्वायरमेंट भी होती है, खासकर आजकल इंटरनेशनल वीज़ाज वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आप चैम्बर के मेंबर हो। तो रजिस्ट्रेशन आपने चैम्बर की किस तरह से लेनी है, जिसमें मेनली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके बारे में हम बता रहे होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, क्या टाइम पीरियड लगेगा, कितने का चालान आप लोगों को पे आउट करना पड़ेगा चैम्बर की मेंबरशिप लेने के लिए। और देन अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ले ली है तो उसको एनुअल बेसिस पे रिन्यूअल होता है। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च मेंबरशिप रिन्यू करवानी होती है। 31 डेज का वो टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर आपने रिन्यू करवानी है। तो उसके रिन्यू करवाने जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, देन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या कितने का चालान अमाउंट वगैरह क्या लगेगी, ये तमाम चीज़ें हम इसमें बता रहे होंगे। और आगे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीओ के बारे में। आईपीओ बेसिकली जिस तरह एसईसीपी एक रेगुलेटरी अदारा है, सेम इसी तरह आईपीओ भी एक रेगुलेटरी अदारा है जो कि आपके ट्रेडमार्क और लोगोस वगैरह को रजिस्टर्ड करता है और हैंडलिंग करता है। तो आपने ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड करवाना है, लोगो आपने रजिस्टर्ड करवाना है, आपने देखा होगा टोयोटा कंपनी है, गाड़ियों के पीछे उसका एक मखसूस लोगो है, तो वो लोगो कोई और कंपनी नहीं लगा सकती क्योंकि वो आईपीओ से रजिस्टर्ड है। पार्क सुजुकी का एक लोगो है, वो पार्क सुजुकी ने अपना लोगो नाम लिया हुआ है। और बहुत से मशहूर ब्रांड है, कोका कोला एक ब्रांड है, उनका एक लोगो है। पेप्सी है, पेप्सी का एक लोगो है। तो ये तमाम जब आप अपने ब्रांड को आईपीओ से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो आप अपना नाम और लोगो सेव करवा लेते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कितना टाइम पीरियड लगता है, मतलब जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें सबसे जो लेंथी टाइम पीरियड वाला बिजनेस है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो कंज्यूम होता है, वो ये आईपीओ में ही होता है। मतलब आप ट्रेडमार्क और लोगो वगैरह जब रजिस्टर करवाने जाते हैं, तो ये भी अब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। तो इसमें किस तरह से आपने प्रोसेस को कैरी आउट करना है, इसमें आपको टेम्परेरी जब लोगो वगैरह अलाउ होगा तो वो किस तरह से होगा, ये चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल 3 जो है हमारा,
उसमें हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बता रहे होंगे। पहले भी मैंने बताया अकाउंटिंग और टैक्स का आपस में बड़ा डीपली रिलेशनशिप है। तो आप लोगों को इस रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी की अकाउंटिंग की फील्ड नहीं है तो भी उसको पता होना चाहिए। अगर वो टैक्स की आईटीपी बनना चाह रहा है या आईटीपी का कोर्स कर रहा है तो हम उसको बता रहे होंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का आपस में लिंक क्या है एक दूसरे से। उसके बाद नॉर्मली जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज हम टैक्स के लिए यूज कर रहे होते हैं या अकाउंटिंग की वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो टैक्स पर्पस के लिए यूज होती हैं। लाइक आप लोगों ने भी बहुत दफा सुना होगा एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, कैश बेस्ड अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट तो बहुत आम है, अब बैंक स्टेटमेंट में भी आप लोग नॉर्मली देखते होंगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सेम इसी तरह अकाउंटिंग बुक्स की डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट ऑफ बुक्स, जो अकाउंटिंग बुक्स हम मेंटेन करते हैं किसी भी बिजनेस की उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। उसको रीड आउट हमने कैसे करना है टैक्स पर्पस के लिए, कौन सी चीज कहाँ से लिंक करती है, पीएनएल की कौन सी चीज कहाँ रिपोर्ट होगी, बैलेंस शीट की कौन सी चीज कहाँ रिपोर्ट होगी, चेंजेस इन इक्विटी की कौन सी चीज कहाँ रिपोर्ट होगी। तो रीड आउट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे करना है ये हम बता रहे होंगे। कि आप अपना रिटर्न बना रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी जो फाइनेंशियल बिजनेस की बनी है वो कैसे लिंक करनी है जब मैं अपना टैक्स रिटर्न बना रहा हूँ। फिर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट एंड टैक्सेशन अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बता रहे होंगे। Why the adjusting are made to the accounts even though the financial account are audited। समटाइम फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिटेड होते हैं उसके बावजूद हम जो है ना एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें नॉर्मली टैक्स डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वगैरह की जो एडजस्टमेंट होती है। तो ये चीज़ें इनके बारे में भी ओवरव्यू आप लोगों को दे रहे होंगे, इसको किस तरह से हैंडल करना है जब अपना बिजनेस टैक्स रिटर्न बना रहे हैं। फिर मॉड्यूल 4 में इनकम टैक्स के बारे में जो मैंने पहले ही बताया कि बहुत हमारा मेन कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस जो हो रहे होंगे वो इसी पे हो रहे होंगे कि हाउ टू रीड अ टैक्स शेड्यूल, एन ओवरव्यू ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 व्हेन अलोंग विद द प्रेस्क्राइब्ड रूल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल ऑर्डिनेंस है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। और वो इसी तरह इनकम टैक्स रूल 2002 एप्लीकेबल है। वैसे तो अच्छा ऑर्डिनेंस जो है हमारा 2001 ही है, लेकिन उसमें चेंजेस आती रहती है, हर साल बजट आता है तो उसमें जो भी चेंजेस आती हैं वो डिफाइन हो जाती हैं, तो अमेंडेड एक्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाता है जैसे पार्लियामेंट वगैरह अप्रूव करती है। लेकिन वो ऑर्डिनेंस वही 2001 ही एप्लीकेबल है। ठीक है। इस तरह से आगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी जिसको हम बोलते हैं, कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इनका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इंडिविजुअल अगर बिजनेसमैन है उसकी टैक्स रजिस्ट्रेशन किस तरह आप लोगों ने करनी है। अगर एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको नॉर्मली हम पार्टनरशिप बोलते हैं, उसकी आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कौन से अदारा, कौन सा रजिस्ट्रार उसको ऑथोराइज करेगा। तो आप टैक्स में जाके अपने आप अपनी एओपी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिर कंपनी, कंपनी अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कंपनी बैक बाय एससीसीपी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। उसमें फिर टाइप्स आ जाती हैं, सिंगल मेंबर, एलएलपी, प्राइवेट, पब्लिक। तो उसकी किस तरह से रजिस्ट्रेशन है, किस में कितने लोग होते हैं, क्या लिमिट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें डीपली जिसमें बैक बाय ऑडि कंपनी ऑर्डिनेंस जो होगा उसके बैक के हिसाब से हम पढ़ रहे होंगे, करवा रहे होंगे। फिर अगर कोई एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है तो उसका भी ओवरव्यू हम दे रहे होंगे, किस तरह से वो फॉर्म होती है और किस तरह से वो रेगुलेट होती है पाकिस्तान में। वैसे तो बड़ा डिफिकल्ट है एनपीओ एनजीओ बनाना आजकल, लेकिन हम प्रोसेस वगैरह उसका पूरा बता रहे होंगे तो वो किस तरह होता है। ठीक है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द एक्ट। देखें जब भी आप टैक्स रिटर्न बनाने जाते हैं तो ये 5 हेड्स हैं जो आपको मेनली लाजमी लाजमी पता होने चाहिए, क्योंकि इन 5 हेड्स के थ्रू ही इनकम आपकी जनरेट हो रही होती है जो कि टैक्स रिटर्न में जा रहे होते हैं। जिसमें पहला हेड है सैलरी इनकम, कि अगर आप सैलरी मैन हैं
आप कहीं से सैलरी उठा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी इंफॉर्मेशन इस हेड के अंदर जा रही होंगी, सैलरी वाले में। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो देन जो इनकम जनरेट हो रही होगी वो बिजनेस हेड में जा रही होगी। फिर देन अगर आपने को प्रॉपर्टीज वगैरह रेंट आउट की हुई हैं और उसका रेंट उठा रहे हैं, वो भी एक तरह से आपकी इनकम ही है, तो वो फिर यहाँ पे रिपोर्ट हो रही होगी। फिर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या होता है कि आपका एसेट्स जब भी रियलाइज होता है, जब भी सोल आउट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको डेफिनेटली एक वैल्यू अमाउंट, कॉस्ट और जो आप गेन कर रहे होते हैं, मतलब जो अमाउंट गेट कर रहे होते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, वो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह अदर सोर्सेज की इनकम होती है, रॉयल्टी वगैरह की, या कोई और इनकम जो बिजनेस वाले पोर्शन में कवर आउट नहीं होती, तो वो हम, जैसे पेंशन इनकम वगैरह होगी, उसके अलावा ये सर्टिफिकेट्स वगैरह की इनकम्स होती हैं, वो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में हम यहाँ पे यहाँ पे हम शो आउट करते हैं। और लास्ट में जो फाइनल टैक्स रजीम है, ये बेसिकली एफटीआर का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका टैक्सेस की जो विदहोल्डिंग हो रही होती है ना, वो यहाँ पे रिपोर्ट हो रही होती है। जैसे आपके प्रॉफिट्स वगैरह बैंक से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर डेफिनेटली एक विदहोल्डिंग टैक्स कट रहा होता है जब भी प्रॉफिट रियलाइज होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ पे हो रही होती है। उससे हटके बहुत सारे और एफटीआर के टैक्सेस हैं, एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, सैलरी वगैरह पे जो टैक्स कट रहा होता है, वो एडजस्टेबल का एक यहाँ पे पोर्शन होता है, वहाँ पे आप डाल रहे होते हैं। उसके अलावा टैक्स क्रेडिट्स होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जब हम आयरस के ऊपर लाइव होंगे तो इसको डीपली फिर इन तमाम हेड्स को हम आपको समझा रहे होंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपने पेस्ट आउट करनी है और कहाँ से लेके आनी है। ठीक है, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एडवांस टैक्स के बारे में आप लोगों को बता रहे होंगे अंडर सेक्शन 147, उसकी डिटेल में हम आप लोगों को बताएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 111, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। फिर मिनिमम टैक्स के बारे में कि मिनिमम टैक्स क्या होता है, 113 के बारे में, तो वो हम आप लोगों को बता रहे होंगे। बिजनेस के अंदर इसकी क्या, किस तरह से इसको टैकल करते हैं जब हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस रिटर्न अपना फाइल आउट कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से टैकल आउट करते हैं। देन अभी मैंने फिर थोड़ी देर पहले ही बताया कि टैक्स क्रेडिट, एग्जाम्पशन, रिबेट्स, डिफरेंट टाइप के टैक्स क्रेडिट्स हमें मिलते हैं, एग्जाम्पशंस मिलती हैं, रिबेट्स मिलते हैं। उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज दे रहे होंगे। डिफॉल्ट सरचार्ज, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशंस, मतलब अगर आप कहीं पे डिफॉल्ट कर जाते हैं, क्या पेनल्टी इम्पोज होगी और किस तरह से वो, मतलब उसकी कैलकुलेशंस वगैरह है, तो वो सब तमाम चीज़ें आप लोगों को बता रहे होंगे। उसके अलावा कुछ अदर प्रोविजंस वगैरह हैं, वो जब हम लाइव जा रहे होंगे सेशन पे, तो वो भी आप लोगों को प्रोविजंस वगैरह तमाम डिटेल में डिफाइन करेंगे। फिर विदहोल्डिंग टैक्स के मैटर्स हैं। आप सबसे बड़ा जो हमारा सेक्शन है 153 का, गुड्स का, जिसकी विदहोल्डिंग है, उसके नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, वो हम सब सेक्शंस हैं, वो तमाम के बारे में आपको बता रहे होंगे। 153 1A में गुड्स वगैरह की विदहोल्डिंग है, 1B में सर्विसेज की विदहोल्डिंग है, सी में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन वगैरह की विदहोल्डिंग है। तो वो उसमें फिर रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। इंडिविजुअल का रेट अलग है, कंपनीज के लिए विदहोल्डिंग का रेट अलग है, इंडिविजुअल फाइलर के लिए रेट अलग है, नॉन फाइलर के लिए रेट अलग है। तो वो तमाम रेट्स वगैरह भी इंशाल्लाह टैक्स कार्ड वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता रहे होंगे। रेट ट्रांजैक्शन वाइज रेट्स एग्जम्पशन, ये अभी जो मैं बता रहा था वही चीज है। सेक्शन वाइज प्रिंसिपल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, आप लोगों को सेक्शन वाइज हम तमाम चीजें समझा रहे होंगे। ये 153 में कौन कौन सी चीजें कवर आउट होती हैं, 149 में कौन सी होती हैं जो सैलरी का है विद होल्डिंग, इसी तरह 155 प्रॉपर्टी वगैरह का जो है। तो सेक्शन वाइज हम आप लोगों को समझा रहे होंगे। जो सेक्शन मोर रेलेवेंट टू रिटर्न है, वो हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करवाएंगे और उनके डिटेल भी आप लोगों को बता रहे होंगे। राइट एंड ड्यूटी ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट, विदहोल्डिंग एजेंट होता कौन है उसके बारे में बताएंगे, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके राइट्स वगैरह क्या है। फिर इनकम टैक्स रिटर्न है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, आप लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न अपना किस तरह से बनाना है, और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और कब कब सबमिट करनी है। कुछ विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है एनुअली जाती हैं, कुछ क्वार्टरली जाती हैं,
कुछ मंथली बेसिस पे जाती हैं, तो वो कौन कौन सी होंगी, 149 की कब जाएगी, 147 की कब जाएगी विद होल्डिंग, 165 की विद होल्डिंग स्टेटमेंट कब जाएगी। तो ये तमाम चीजें हम इन डिटेल आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन करना भी सिखाएंगे, उसके टेम्पलेट वगैरह भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक टेम्पलेट होते हैं। ये इस फॉर्म को सबमिट करने के, भले इनकम टैक्स रिटर्न हो या विद होल्डिंग स्टेटमेंट हो, इसका स्पेसिफिक टेम्पलेट है। आप टेम्पलेट से हट के ये स्टेटमेंट सबमिट नहीं हो सकती। वो एफबीआर ने टेम्पलेट अवेलेबल दिए हुए हैं, उनको हमने किस तरह से फिल आउट करना है, किस तरह से देन उसकी पेमेंट करवानी है, पेमेंट को किस तरह से अटैच करना है, फिर सबमिट कैसे करना है, और ये तमाम चीजें हम प्रिपरेशन और सबमिशन तक का तमाम प्रोसेस आप लोगों को लाइव करके भी बताएंगे और इन डिटेल भी समझाएंगे। फिर डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट से मुराद एफबीआर है। पाकिस्तान में एफबीआर माशाल्लाह बहुत एक्टिव है आजकल। तो वो नोटिस जो निकालता है टैक्स पेयर को, भले वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो, कंपनी हो, फाइलर नॉन फाइलर, सबको वो नोटिस निकालता है। तो कौन से नोटिस को किस तरह से आपने हैंडल करना है, नोटिस की टाइप डिफरेंट होती है। 111 का नोटिस किसी और वे में हैंडल करते हैं, 122 असेसमेंट का आपने किस और वे में करना है, 161 की मॉनिटरिंग आती है विद होल्डिंग वगैरह की बिजनेस में, उसको हैंडलिंग आपने किस तरह से करनी है। रूल 44 की रिकंसिलेशन का नोटिस बहुत ज्यादा आता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आपने किस तरह से टैकल करना है। इस तरह 176 177 ऑडिट के नोटिस आते हैं, तो आपने बिजनेस का ऑडिट, टैक्स ऑडिट किस तरह करवाना है, उसकी रिप्लाई प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिकॉर्ड को किस तरह से सबमिट करना है, क्योंकि ये बड़े टैक्स होते हैं, टैक्सफुली इसको लेके चलना पड़ता है। आपने कब कब कौन सा रिकॉर्ड कब देना है, बैंक स्टेटमेंट आपने कब प्रोवाइड करनी है, कब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट देनी है, और किस बंदे पे लाइबल है बुक्स ऑफ अकाउंट देना, किस बंदे को एग्जम्पशन है लॉ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स देने से। तो ये तमाम चीजें हम आप लोगों को बता रहे होंगे, उसी टेक्स्ट को यूज करते हुए आप नोटिस के अगेंस्ट अपने आप को सेव कर रहे होते हैं। या मतलब अगर आप एज अ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, तो आपके क्लाइंट के बिहाफ पे जब आप जा रहे होते हैं नोटिस की हैंडलिंग के लिए, तो ये तमाम चीजों का आपको नॉलेज होगा, तो क्लाइंट को सेफ गार्ड दे रहे होंगे उसके नोटिस के अगेंस्ट। फिर टेक्निक वगैरह क्या होती है डिपार्टमेंटल ऑडिट की, कि आप डिपार्टमेंट जो ऑडिट निकालते हैं 176 का, 177 का, किस तरह से आपने उसको कैरी आउट करवाना है। असेसमेंट का अभी मैंने बताया, 120 की, 121 122 के असेसमेंट ऑर्डर आते हैं, उसको किस तरह कैरी आउट करवाना है आपने। ठीक है। फिर नॉर्मली रिफंड्स वगैरह होते हैं क्लाइंट्स के, अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं या कंपनी रन कर रहे हैं, तो आपके टैक्स रिफंड्स हैं, सेल टैक्स का रिफंड है, इनकम टैक्स का रिफंड है, उसको कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से आपने रिफंड लेना है। क्योंकि किसी से पैसा लेना कितना मुश्किल है ये आपको भी पता है, और गवर्नमेंट से पैसा लेना कितना डिफिकल्ट है ये तो सबको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। तो आपने एफबीआर से रिफंड अगर लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा, किस तरह से आप वो टेक्टफुली उसको हैंडल करेंगे, उसका पूरा आप लोगों को बताया जाएगा। फिर अगर आपको नोटिस आ जाता है और उस आपके अगेंस्ट में को ऑर्डर पास हो जाता है, तो बीइंग अ टैक्स पेयर या बीइंग अ टैक्स पेयर के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास एक अपील का, आपको एक अपील का हक हासिल होता है। तो आपने अपील, फॉर्म ऑफ अपील फाइलिंग किस तरह से करनी है, उसकी ड्राफ्टिंग अपील की किस तरह से करनी है, ग्राउंड ऑफ अपील्स क्या क्या बनाने हैं। तो इन चीज़ों अपील के प्रोसीजर के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा, अपील फाइलिंग करवाना आप लोगों को सिखाया जाएगा। फिर उसमें अपील्स वगैरह के साथ जो भी उसकी फीसेस वगैरह पे आउट होती हैं, वो पे कैसे करनी है, चालान वगैरह उसका प्रीपेयर कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। आपने कोई स्टे की अपील फाइल करनी है, स्टे लेना है, आपका बैंक अकाउंट अटैचमेंट हो गई है, कुछ भी चीज़ है, तो उसके स्टे वगैरह की फाइलिंग कैसे होगी, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। और इन तमाम काम से हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, केस स्टडीज इसके थ्रू आप लोगों को करवा रहे होंगे। ठीक है जी, प्लीज नेक्स्ट। फिर हमारा लास्ट मॉड्यूल जो मैंने बताया था सेल टैक्स का। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे। ठीक है, इसमें सेल टैक्स के मॉड्यूल में हम आप लोगों को बता रहे होंगे कि सेल टैक्स क्या क्या है, पाकिस्तान में मैकेनिज्म क्या है।
देखिए प्रोवेंसीज के टैक्सेस अलग हैं, वो भी सेल टैक्स मूड है, और फेडरल का टैक्स अलग है, वो भी सेल टैक्स मूड है। तो गुड्स जितनी भी आती हैं, गुड्स का बिजनेस जितने भी हैं, वो फेडरल में आते हैं। तो वहां पे फेडरल सेल टैक्स अप्लाई होता है, जो नॉर्मली जिसका रेट आप लोग भी सुनते होंगे 18% है, अभी पहले 17% था। और इसी तरह प्रोविंशियल सेल टैक्सेस हैं, जिसमें सिंध का एसआरबी कहलाता है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड वो हैंडल करता है। तो एसआरबी एक सेपरेट सेल टैक्स है। पीआरए पंजाब का है, इसी तरह बीआरए बलोचिस्तान का है, के पीआरए खैबर पख्तूनख्वा का है। तो प्रोवेंसेस, चारों प्रोवेंसेस के अपने अपने सर्विसेज के जो सेल टैक्स हैं वो सेपरेट है, उनके रेट्स भी सेपरेट है, उनका लॉ भी, बैक बाय लॉ भी उनका सेपरेट है। तो उसकी डिटेल में आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि फेडरल का सेल टैक्स क्या है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, उसके स्केड्यूल्स कौन कौन से हैं, किस स्केड्यूल में कौन सी गुड्स आती हैं, कौन सी जीरो रेटेड है, कौन सी एग्जाम सप्लाईज हैं, किस पे चार्ज ऑफ सेल टैक्स होगा, तो वो किस रेट से होगा, 18% से होगा, 25% से होगा। तो जो भी उसके स्पेसिफिक रेट्स वगैरह हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में, वो फेडरल के सेल टैक्सेस हैं, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। प्रोविंशियल सेल टैक्सेस के बारे में बताया जाएगा, और उसमें हम कोशिश करेंगे आप लोगों को इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है प्रोविंशियल्स की, और किस तरह से आप सेल टैक्स से रजिस्ट्रेशन करते हैं फेडरल की, वो भी बताएंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में भी अगर बिजनेस नेचर के हिसाब से वो डिफरेंट हो जाती है। लेट से अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट है। एक आपका नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है गुड्स का, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट उसकी डिफरेंट है। तो वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो इन डिटेल आप लोगों को तमाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और देन उसकी हैंडलिंग, कि आप किस तरह से इन तमाम टैक्सेस को हैंडल करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। और सेल टैक्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो मंथली बेसिस पे फाइल आउट हो रहे होते हैं। एवरी मंथ ऑफ 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में आप प्रीवियस मंथ का सेल टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल आउट करना होता है। तो उसको किस तरह से हम फाइल आउट करेंगे, उसमें कितने एनेक्जर्स होते हैं रिटर्न में, किस एनेक्जर्स में कौन सी इंफॉर्मेशन आपने इंसर्ट करनी है, तो उसके लाइव डेमो सेशंस के साथ हम आप लोगों को वो बता रहे होंगे। ठीक है, जिसमें प्रोविंशियल्स के सेल टैक्स रिटर्न अलग वे में फाइल आउट होते हैं, फेडरल के अलग वे में होते हैं। तो वो सारे बता रहे होंगे, वैट मैग्नीज्म वगैरह के बारे में बता रहे होंगे। फिर इसमें स्कोप ऑफ टैक्स ऑन गुड्स, यही फेडरल का जो भी मैं बता रहा था आप लोगों को, कि गुड्स के ऊपर जो सेल टैक्स होता है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह, इंपोर्टर की अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरर की अलग है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर वगैरह की अलग है। फिर कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, सेल टैक्स के अंदर एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स भी होता है। तो उनका क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स है, कहाँ पे फर्दर टैक्स है, किन गुड्स के ऊपर ये अप्लाई होता है, उसका रिटर्न में आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है, ये हम तमाम चीजें डिटेल में बता रहे होंगे। फिर ये प्रोविंशियल टैक्स जो है उसका स्कोप बता रहे होंगे। प्रोविंशियल टैक्स सिर्फ सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है, मतलब कोई भी अगर आप सर्विसेज बिजनेस कैरीड आउट कर रहे हैं जिस प्रोविंस में कर रहे हैं, तो वहाँ का प्रोविंशियल टैक्स आप पे एप्लीकेबल होगा। और हर प्रोविंस का अपना टैक्स एक्ट है अभी, तो उसी टैक्स एक्ट के मुताबिक आप लोग उसको उस सर्विस सेल टैक्स को लेके चल रहे होंगे। फिर सेल टैक्स में विद होल्डिंग टैक्स, और विद होल्डिंग टैक्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि कौन कौन विद होल्डिंग एजेंट होता है जिसको सेल टैक्स की विद होल्डिंग करनी होती है। इनकम टैक्स की विद होल्डिंग ये सेपरेट है, सेल टैक्स की विद होल्डिंग प्योरली सेपरेट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, किस पे लाइबल है, ये तमाम चीजें बताई जा रही होंगी। फिर मेन चीज जो है सेल टैक्स के अंदर, वो इनपुट एंड आउटपुट है। मीन्स के इनपुट हम कहते हैं जो परचेज आ रही होती है बिजनेस में, उसके ऊपर जो सेल टैक्स लग रहा होता है वो इनपुट टैक्सेस होते हैं। और जो सेल हो रही होती है और उसके ऊपर जो सेल टैक्स लग रहा होता है वो आउटपुट टैक्स होता है। तो इन दोनों का क्या आपस में रिलेशन है, क्या मैकेनिज्म है, और इनपुट और आउटपुट के अंदर हम किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, फेडरल के अंदर हमें क्या करना होता है, कहाँ पे हमें इनपुट की पूरी एडजस्टमेंट मिलती है, कहाँ पे हमें 10% की पेमेंट करनी होती है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो तमाम हम डिटेल में इंशाल्लाह जब हम सेल टेस्ट का पोर्शन कर रहे होंगे तो आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है।
फिर जी सेल टैक्स रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस कैरिड आउट कर रहे हैं और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर रिकॉर्ड भी कैप करना है अपने साथ, क्योंकि आपने मंथली सेल टैक्स रिटर्न भरने हैं। तो मंथली सेल टैक्स के लिए आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप मंथली सेल टैक्स फाइल आउट कर पाओगे ना। तो उसके लिए सेल टैक्स इनवाइस, आप जो भी गुड सेल आउट कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रॉपर एक सेल टैक्स इनवाइस का फॉर्मेट होगा, और हर कंसाइनमेंट के साथ वो सेल टैक्स इनवाइस इशू कर रहे होंगे। इसी तरह परचेज सेल का रजिस्टर्ड होगा, डेबिट क्रेडिट नोट्स जो कि एडजस्टमेंट के लिए यूज होते हैं उसका स्पेसिमम होगा, और किस तरह से वो कैरिड आउट होंगे। ये तमाम चीज़ों में फिर इस तमाम रिकॉर्ड को एक्सेल में आपने किस तरह से क्रिएट करना है। नॉर्मली तो आजकल बिजनेस में ये सॉफ्टवेयर वगैरह ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहे होते हैं वहाँ पे ये टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे क्रिएटेड नहीं है या छोटे लेवल पे कोई बिजनेस कर रहा है तो वो एक्सेल के थ्रू भी ये तमाम चीज़ें मेंटेन कर सकता है। तो वो हम मेंटेन करना और उसका स्पेसिमम बनाना भी आप लोगों को पूरा बताएंगे। फिर रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर ऑफ सेल टैक्स, सेल टैक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है। फिर अगेन वही बात आ गई कि फेडरल की अगर आपने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो किस तरह से होगी, और कौन बंदा फेडरल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहा होगा और कौन बंदा प्रोविंस में जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहा होगा। लेट से एक एक बंदा है वो कैमरा इंस्टॉल करने की सर्विस दे रहा है, तो वो जस्ट सर्विस अगर दे रहा है तो वो डेफिनेटली उसको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन अगर सेल टैक्स की करनी है तो मुझे प्रोविंस में जाके प्रोविंस सेल टैक्स में करनी है। और अगर एक बंदा वही कैमरा उस सेल आउट कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये कैमरा एक गुड्स है, टेंजिबल गुड्स है, तो मेरी जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन होगी वो फेडरल में होगी। पहले भी मैंने बताया था गुड्स की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन फेडरल में होती है और सर्विसेज की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रोवेंसीज में होती है। तो ये आप लोग जो भी बिजनेसमैन होंगे या आईटीपी होंगे उनको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये केस आया तो इसको हैंडलिंग अगर सेल टैक्स की मैंने करनी तो कहाँ पे जाके होनी। फिर सेल टैक्स की ऑडिट असेसमेंट होती है। सेल टैक्स जिस तरह इनकम टैक्स का ऑडिट आता है इस तरह सेल टैक्स का ऑडिट आता है, असेसमेंट ऑर्डर आते हैं, नोटिस आता है, उसकी हैंडलिंग वगैरह किस तरह से होगी। और उसमें कोई ऑर्डर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट अपील का प्रोसीजर क्या है, अपील आपने किस तरह करनी है। फिर सेल टैक्स रिटर्न अंडर फेडरल एंड प्रोविंशियल टैक्स लॉ में मैनुअल कैलकुलेशन, ऑनलाइन फीडिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न ऑफ कमर्शियल इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सर्वे प्रोवाइडर। पहले भी मैंने बताया कि हम तमाम सेल टैक्स रिटर्न बनाना आप लोगों को सिखा रहे होंगे और लाइव उसको बनाने में आप लोगों को डेमो भी दे रहे होंगे और आप लोगों को बता भी रहे होंगे कि किस तरह से आपने अपना मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल आउट करना है। और एनुअली भी फिर देन जाके आपने अपना सेल टैक्स रिटर्न फाइल आउट करना होता है, तो वो किस तरह करना है। ठीक है, और ये तमाम चीजें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल केस स्टडीज इसके थ्रू, और जो ये अपील्स वगैरह हैं इसमें कोर्ट के जो ऑर्डर्स वगैरह हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम आप लोगों को करना बता रहे होंगे। इसी तरह बजट और नोटिफिकेशन अपडेट, बजट जो आता है हर साल उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। उसके फिर बाद में जो एसआरओस के थ्रू फिर बजट में अमेंडमेंट्स होती हैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में इंशाल्लाह बताएंगे। इस तरह पीआरए का लॉ है उसके रिटर्न्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। मतलब ये प्रोविंशियल सेल टैक्स हो गया। अच्छा जी, आपने अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेट से मैंने बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना है, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करनी है, तो कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें मैंने पहले भी बताया कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। लेट से पहला बिजनेस की नेचर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस है 4 टाइप के, जिसमें पहला है सोल प्रोप्राइटर। अगर एक सिंगल बंदा है और वो एक अपने लेवल पे काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करेगा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, जो कि नॉर्मली एफबीआर से रजिस्टर्ड हम करवा रहे होते हैं। इस तरह से अगर एक से ज्यादा लोग हैं, 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, वो मिलके कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं तो फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस होगा जिसको बाकायदा रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवा के देन एफबीआर से उसकी रजिस्ट्रेशन ली जाएगी, जिसको नॉर्मली एओपी बिजनेस हम बोलते हैं। फिर इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है।
फिर ये पहले भी मैंने बताया था, जिसमें लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड हो जाती है, वो आपने पार्टनर एलएलपी किस तरह से आपने फॉर्म करनी है। और चौथा हमारा जो मोर रिनोड और ट्रस्टेबल बिजनेस है, वो कंपनी फॉर्मेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन है। कंपनी में अब 3-4 टाइप की आ जाती हैं कंपनी, जिसमें एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। उनकी किस तरह से फॉर्मेशन होगी, और लेट से अगर आपके 20 या 30 40 लोग हैं और वो मिल के काम करना चाह रहे हैं, तो वो फिर वो पार्टनरशिप में कवर नहीं होता। फिर उसके लिए आपको कंपनी की फॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड की तरफ। तो वो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरह से फॉर्म होगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कंपनी एक्ट एक्ट जो है 1984, उसकी डिटेल क्या होगी, वो तमाम चीजें इसमें आप लोगों को बताई जाए। यस। फॉर्म ऑफ बिजनेस रेलेवेंट लॉ एंड गवर्निंग बॉडीज। ये मैं पहले भी साथ साथ बताता रहा हूँ कि कौन सा बिजनेस कौन सी गवर्निंग बॉडी उसको बैक कर रही होती है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को नॉर्मली एफबीआर बैक बाय कर रहा होता है, एफबीआर से रजिस्टर्ड होता है, और उसकी ऑथेंटिकेशन एफबीआर ही होती है। देन पार्टनरशिप बिजनेस है, तो उसको पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932 का, अभी तक वही इम्प्लीमेंट है पाकिस्तान में, और उसी एक्ट के थ्रू हम पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं, और रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म से वो रजिस्टर्ड होता है। तो उसको बैक बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है। देन एलएलपी होती है, एलएलपी एक्ट है हमारा 2017 का, जो कि बैक बाय एससीसीपी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन पाकिस्तान, तो वो बैक बाय है। देन कंपनी है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो वो कंपनी एक्ट है हमारा 2017 का, वो बैक बाय है। तो ये 4 बिजनेस है, चारों की बिजनेस की गवर्निंग बॉडीज जो है ना, उनके एक्ट जो हैं वो यही है। ऑपरेशनल एक्टिविटी, आप कोई भी बिजनेस कैरीड आउट करते हैं तो नॉर्मली कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। परचेज कर रहे होते हैं, हम सेल कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, फिर एक्सपेंसेस में यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज रेंट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। अब ये डिटेल में आगे आ जाते हैं, कौन सा एक्सपेंस कहाँ पे क्लब हो रहा होता है, तो वो जब हम डिटेल में पीएनएल वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें वो अकाउंटिंग वाला जो हमारा चैप्टर होंगे, वहाँ पे ये डिटेल में समझ आ रही होगी। तो परचेजेस और सेल एक्सपेंसेस, सेल में से एक्सपेंसेस परचेजेस माइनस करें तो हमारे प्रॉफिट्स आ जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स क्या होता है। तो ये तमाम हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी का पार्ट है। प्रोसेस क्या है हमारा, इनकॉर्पोरेशन होता है, देन हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी होता है, और लास्ट में जो है ना टैक्स आता है। ठीक है, मतलब टैक्स फाइलिंग वगैरह जो है, आपने जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह अर्न किया उसके ऊपर टैक्स की फाइलिंग। यस। टैक्सेशन में हमारे 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पाकिस्तान में माशाल्लाह डायरेक्ट टैक्सेस बहुत हैं। इनकम टैक्स जो है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस है, और सेल टैक्स मूड जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी डिटेल में बताया हुआ है। सेल टैक्स पेमेंट बाय वन पर्सन हु विल indemnify himself through recovery of the same from another person। मतलब सेल टैक्स एक ऐसा मूड है जिसमें एक बंदा अगर पेमेंट कर रहा है तो वो दूसरे से रिकवर कर रहा होता है। वो पहले भी मैंने बताया था इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट। तो इनपुट को आउटपुट के साथ एडजस्टमेंट हम कर रहे होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में जो है ना, जो आपने दे दिया वो चला गया, सवाई एडवांस इनकम टैक्स के या कुछ एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, वो वहां से आपके एडजस्ट हो रहे होते हैं। फिर इनकम टैक्स जो है, इसके लिए हमारे पास जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इम्प्लीमेंटेड है, पहले भी मैंने बताया था। और इनकम टैक्स रूल 2002 इम्प्लीमेंटेड है पाकिस्तान में। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के 242 सेक्शंस हैं, और टोटल 14 स्केजुअल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। इसी तरह इनकम टैक्स रूल के 232 रूल्स हैं, और अदर्स में हमारे एसआरओज वगैरह आ जाते हैं कि जब एक बजट अप्रूव होता है तो उसके बाद अगर कुछ चेंजेस करनी है मॉनेटरी बिल में, तो वो फिर एसआरओज के थ्रू हो रही होती है। तो ये यहाँ पे डिटेल भी बताई है, एसआरओ इशूड बाय एफबीआर
to place for so as may be provided in any sections. सर्कुलर्स वगैरह एफडीआर इशू करता है अपने स्टाफ्स वगैरह की नॉलेज के लिए या उनको डायरेक्शंस वगैरह के लिए, और guidance to income tax authorities of any proceeding under the ordinance. The CIR or any taxation officer may be assisted, guided or instructed by any tax authority to whom he is sub or person authorized by FBR. वो भी सेम, उसकी भी बाइंडिंग सेम ही होती है। सेल टैक्स जो है उसके दो ही मोड हैं, पहले मैंने बताया था। सेल टैक्स ऑन गुड्स जो कि फेडरल डील करता है, और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो कि प्रोविंसेस डील करते हैं। तो जो भी टेंजिबल चीजें होंगी वो सारे फेडरल में जाएंगे, और जो इंटेंजिबल चीजें होंगी उनके ऊपर सेल टैक्स लग रहा होगा वो सारा आपका प्रोविंसेस में जाएगा, उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। सेल टैक्स ऑन गुड्स जो है उसके लिए हमारा एक्ट 1990 एप्लीकेबल है, और रूल्स 2006 जो है वो उसके प्रोसीजर। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ये बताना आप लोगों को भूल गया, रूल में और एक्ट में क्या डिफरेंस है। एक्ट बेसिकली, एक्ट जो है वो स्पेसिफिक करता है चीजों को, और रूल्स जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अगर एक्ट के अंदर जो हमारे 242 सेक्शंस हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो वो रूल्स जो है ना कहीं हर सेक्शन की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और वो रूल्स, हर रूल किसी न किसी सेक्शन के साथ अटैच है। तो रूल्स एंड एक्ट दोनों पैरेलल और पैरेलल चल रहे होते हैं, और इन कॉम्बिनेशन में चल रहे होते हैं, ठीक है। और फिर आगे सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर विदहोल्डिंग रूल्स है। अब सेल टैक्स की अगर विदहोल्डिंग है तो उसके लिए रूल्स जो है वो 2007 का एक्ट है। वो विदहोल्डिंग प्रोसीजर हमें बताता है कि सेल टैक्स की विदहोल्डिंग किस पे लायबल है, कौन कर सकता है, और कौन कौन से उसके सेक्शन है। वो सारे रूल्स हमें 2007 में डिफाइंड है। यस। फिर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज में हमारे पास जो अथॉरिटीज हैं वो जो यहाँ पे शो की गई हैं, जिसमें सबसे पहले इस्लामाबाद टेरिटरी है, पंजाब टेरिटरी है, सिंध टेरिटरी है, केपीके टेरिटरी है, और बलूचिस्तान टेरिटरी है। सबका मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। पंजाब के लिए पीएसटी सर्विस एक्ट 2012 इम्प्लीमेंटेड है, और उसके विदहोल्डिंग रूल 2014 है। इसी तरह सिंध के लिए एसआरबी एक्ट 2011 है, और उसके रूल 2011 ही इम्प्लीमेंटेड है। केपीके के लिए सर्विस एक्ट 2022 इम्प्लीमेंटेड है, और उसके लिए विदहोल्डिंग रेगुलेशन भी 2020 की इम्प्लीमेंटेड है। बलूचिस्तान के बीआरए के लिए सर्विस एक्ट हमारा 2015 इम्प्लीमेंटेड है, और उसके लिए विदहोल्डिंग रूल्स जो है 2018 के इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा लेजिस्लेशन का प्रोसेस है कि लेजिस्लेशन होती कैसे है, एक्ट कैसे बनता है, उसके बारे में बताया गया है कि नेशनल असेंबली से मॉनेटरी बिल बनता है, वो नेशनल असेंबली बनाती है, फिर सेनेट में भेजती है, सेनेट अप्रूव करता है या रिव्यू करता है, तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो वो इस तरह से एक्ट बन जाता है। तो ये पूरा आपको प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन दिखाया गया है। एग्जम्पशन और कंसेशंस हैं। आपको काफी सारे सेक्शंस जो हैं एग्जम्पशंस को डील करते हैं, और कुछ सेक्शंस जो हैं कंसेशंस को, जैसे स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 41 से 51 तक के जो हैं, और 102 है वो एग्जम्पशंस के लिए हैं। इसी तरह पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में जो है ना एग्जम्पशंस है। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे 12 शेड्यूल इम्प्लीमेंटेड है इनकम टैक्स में, तो उसमें पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल जो है ना वो एग्जम्पशंस को डिफाइन करता है। इस तरह कंसेशंस के लिए रिडक्शन इन रेट्स, कुछ जगह पे हमें रिडक्शन इन रेट है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए या कुछ एक्टिविटीज के लिए, वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। फिर रिडक्शन इन लाइबिलिटी के बारे में जो सेक्शन 43 और सेक्शन 103 है। इसी तरह पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल है, वो रिडक्शन और लाइबिलिटी है। फिर एग्जम्पशन फ्रॉम स्पेशल प्रोविजंस वगैरह है, वो पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल्स में मेंशन है सारे। तो ये शेड्यूल्स वगैरह नॉर्मली हम जब भी कोई देखना हो तो स्पेसिफिक शेड्यूल से गाइडलाइन हम ले लेते हैं। तो आजकल तो बहुत इजी हो गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिस पे आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। यस।
सेपरेट सेट ऑफ एग्जम्पशन कंसेशंस। फिर जी कुछ एसआरओ के थ्रू हमें एग्जम्पशन या कंसेशंस वगैरह को अगर ऐड करना हो, ओमिट करना हो या मॉडिफाई करना हो, उसके बारे में ये प्रोसीजर का बताया गया है। क्लॉज ऑफ सेकंड शेड्यूल 53(2) में है कि आपने एसआरओ के थ्रू मतलब कोई भी एक सेक्शन है उसमें से कोई चीज ऐड करनी है, या उस सेक्शन में से कोई वर्ड को ओमिट करना है, या उस सेक्शन में कोई मॉडिफाई करना है, कोई एंड और वगैरह लगाना है, तो वो ये सेक्शन उसको डील करता है। देन जी ऑर्डिनेंस है, वही फिर वही बात कि इसके लेजिस्लेशन वगैरह किस तरह से होती है, आई थिंक ये उसी के बारे में। थैंक यू। आई थिंक मेरे एंड से ओरिएंटेशन का ये सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा बशारा साहब को कि वो भी थोड़ा सा ओवरऑल इसका ओवरव्यू दे दें, जितनी भी हमारी स्लाइड्स थी। तो बशारा साहब का माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी इंशाल्लाह इसको कॉम्प्रिहेंसिवली समराइज करके आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं। जी, ओवर टू बशारा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफली एक चीज़ बता दूं कि शायद साजिद साहब उस तरह से चीज़ों को सादा करके उन्होंने बताया, डिटेल में बताया, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे इनको एक बिल्कुल सिंपल करके बताने की जरूरत है। सर, आपके हिसाब से पहले तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कोर्स के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार मैं कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ, या मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं अकाउंटिंग का काम देखता हूँ, या फिर मुझे इतना काम नहीं आता, थोड़ा बहुत आता। तो हम अपने इस कोर्स के अंदर आपको बिजनेस पाकिस्तान में कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, आप कंपनी बना के करें, सोल प्रोप्राइटर के जरिए करें, आप पार्टनरशिप के जरिए करें, आप एलएलपी के जरिए करें, ये कंपनियां, ये सेटअप कैसे बनते हैं, ये सब कुछ बताएंगे। कंपनी बन गई, कंपनी बनने के बाद उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स हर साल, कानून की रिक्वायरमेंट है, एससीसीपी कहता है कि मुझे फलां फलां इन फलां डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने जमा करवाने हैं, ये चीजें भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। देन कंपनी अगर बन गई है, उसमें डायरेक्टर का चेंज करना है, उसमें ऑडिटर लगाना है, उसमें चीफ एग्जेक्टिव लगाना है, किसी को हटाना है, तो ये सारी चीजें भी डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। देन अगले लम्हे में हम आपको ये बताएंगे कि जब ये बिजनेस सेटअप हो गए, तो अब हमें ये है कि हमारे बिजनेस की थोड़ी सी और वर्थ बन जाए, तो हम इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह के साथ रजिस्टर करते हैं, जिससे अगर हमें कोई फॉरेन का वीज़ा लेना है तो बड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करता है, आपको कुछ कंसेशंस भी मिल जाती हैं वीज़ा वगैरह के सिलसिले में। कुछ लोकल आपके कोई इंस्टीट्यूशन लाइक होटल्स, आपके लेबोरेटरीज, आपके डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एमओयूज होते हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बताएंगे। अब आपको ये कि हमारी कंपनी की मजीद वर्थ बने और हम इसका कोई लोगो वगैरह बना के उसको रजिस्टर करवा लें, ताकि हमारा कोई लोगो कल को यूज ना कर सके, वो भी बताएंगे। अब अदारा बन गया, अब इस अदारे ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, वो आपको बता दिए। उसके बाद हम ये कहेंगे कि आपने अब रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, वो सेल्स टैक्स रिटर्न, वो रिटर्न फाइल कैसे होगा, प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा। देन उसके बाद आपने जब रिटर्न फाइल कर दिया, एफबीआर वालों ने आपका ऑडिट खोल दिया, उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई खामी है, कमी कोताही है, तो हमारा उन्होंने ऑडिट खोला। अब उस ऑडिट में एफबीआर ने कौन से रिक्विजिट पूरे करने हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा हर साल का कभी भी ऑडिट खोल के बैठ जाए, नहीं। हमने वो ऑडिट के जो सेक्शन होंगे वो देखने होंगे कि एफबीआर ऑडिट करते हुए क्या क्या चीजें देखेगा, या हमारा ऑडिट खुल जाता है तो हम एफबीआर को किन किन पॉइंट्स पे काउंटर करेंगे। अच्छा, देन अगर ऑडिटर ने खोल दिया, हमें पसंद नहीं आया और हम चाहते हैं उसके अगेंस्ट अपील करना, तो कमिश्नर अपील्स के पास अपील कैसे होगी, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील कैसे होगी, ग्राउंड ऑफ अपील कैसे बनाए जाएंगे, स्टे कैसे लिया जाएगा, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। रिटर्न बनाने के बाद कभी नोटिस आ जाता है, तो उस नोटिस का एक क्या तरीकेकार होता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं एडवांस लेवल पे हम लोग नोटिस का बताएंगे, नहीं। एक बेसिक लेवल पे, एक इंटरमीडिएट लेवल पे हम आपको बताएंगे कि नोटिस का कभी भी रिप्लाई आप लोग कैसे फाइल कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका सेल टैक्स है, सेल्स टैक्स में आपका फेडरल का कानून अलग है, सर्विस कॉर्पोरेशन का अलग है। तो फेडरल का जो कानून है, ठीक है,
अच्छा, अभी कुछ मैंने इनकम टैक्स में जो चीज़ें छोड़ी भी हैं, उसमें एडवांस टैक्स है, उसमें भी तो होल्डिंग्स हैं, और भी बड़ी सी चीजें हैं, वो डिटेल्स में नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी हैं। सेल्स टैक्स में आपका सेल्स टैक्स किन चीज़ों पे चार्ज होता है, किस रेट पे चार्ज होता है, किस चीज़ पे सेल्स टैक्स नहीं चार्ज होता, अगर सेल टैक्स का मेरा कोई एक्स्ट्रा इनपुट पड़ा हुआ है तो उसका रिफंड मैं कैसे ले सकता हूँ, सेल टैक्स में अपील कैसे की जाएगी, तो ये सारी चीजें भी हम लोग देख रहे होंगे। कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन है वो कैसे फाइल की जाएगी, तो ये सारी चीजें एट आर्म्स लेंथ प्रैक्टिकली देखी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपको ये बता दूं, हम पंजाब का जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का पीआरए का कानून है वो भी पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा सर्विस प्रोवाइडर है तो वो बंदा किस तरह से अपनी रिटर्न फाइल करता है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में कैसे डिस्ट्रिक्ट होगा, ये सारी चीजें इंडियन बना सकते। जी जी, आप बिल्कुल सही नदीम साहब, आप रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे, बना भी सकेंगे, सब कुछ इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। हर क्लास के एंड पे आपको अगले दिन उसकी पोर्टल पे रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स आपकी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि आप 6 माह तक उसको यूज कर सकते हैं। जब कोर्स आपका स्टार्ट होता है, 4 माह का कोर्स होता है, 2 माह हम आपको एक्सटेंसिव रिकॉर्डिंग भी देते हैं, उसके साथ साथ आपको एट द एंड हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो लोग बी कॉम MBA BBA BS मैनेजमेंट साइंसेज लॉ वगैरह किया होता है और वो कहते हैं कि हमने ITP लेना है, तो कॉलेज की तरफ से कमिटमेंट है कि ये लोग आपको उसकी जो एप्लीकेशन बनाना, एक्सपीरियंस लेटर देना, तो वो सारे रेक्विजिट आपको पूरे करके देते हैं। हाँ, एप्लीकेशन सबमिट आपने खुद करनी होती है। ठीक है। हाँ, कॉलेज आपको रहनुमाई जरूर कर देता है। ठीक है। उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, अगर कोई बंदा आप लोगों में से टेक्स्ट को सबमिट है, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिससे मुझे ऐसे बज़ाहिरी तौर पे ये लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग नहीं, काफी लोग प्रैक्टिसिंग हैं। तो जो चीजें बताई गई हैं मिसाल के तौर पे, वो विद होल्डिंग हो, वो एडवांस टैक्स हो, वो अपील हो, वो आपका रिफंड का केस हो, ये सारी चीजें जब आपको एट आर्म लेंथ सिखाई जाएंगी तो ये वो चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि ये कोर्स आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकें। टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट के केसेस में आपको पता है कि यही एक ईरा है, और ये वो कम टैब फील्ड है जिसमें लोग कम जाते हैं, लेकिन इसमें हाई रिवॉर्डिंग फील्ड है। ईमन के मतलब मेरा भाई 2-4 दिन मेरे साथ बैठा है तो उसने कहा यार सिविल क्रिमिनल में विशाल भाई क्या रखा है, मैं इस तरफ आता हूँ। मैंने कहा हाँ जी आप आ जाइए। तो ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको इंशाल्लाह काफी फायदा होगा। ठीक है। एनजीओ वगैरह की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी, एनजीओ वगैरह की हम बेसिकली आपको कंपनी की रिटर्न फाइल करना सिखा देंगे। जब आपको कंपनी की रिटर्न फाइल करना आ जाएगी तो उसमें एनजीओ की जो रिटर्न है उसमें भी वो कंपनी की बेस पे ही तकरीबन बन रही होती है, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, बाकी बिल्कुल आपको मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कंपनी की रिटर्न, कॉर्पोरेट रिटर्न भी बनानी आ जाएगी। तो अब हम, मेरा ख्याल है, क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। सारे लोग अपने हैंड रेज कर लीजिए, जिस बंदे का जो भी क्वेश्चन होगा आई शैल बी आंसरिंग यू ऑल। ठीक है। तो मुझे काइंडली जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी सनी नदीम साहब, सर मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि आप एनटीएन बना सकेंगे, रिटर्न फाइल भी कर सकेंगे। ठीक है। एनटीएन तो 2 मिनट का काम है सर। जी, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना, जी जी उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे आईपीओ से। जी आईपीओ इज जी सेम एज अ एसईसीपी, तो आईपीओ सर। स्टैंड्स फॉर? सर मैं आईपीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ। मैं माशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि आप CDC से बिलोंग करते हैं, आपके नाम के साथ भी आ रहा है। तो जो आईपीओ जिस सेंस में आप यूज कर रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कंपनियां फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को लिस्ट करवाने के लिए प्रोसीड करती हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं सर। हम बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क वगैरह की। ठीक है सर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करें, सिंपल, जो जी जी ट्रेडमार्क को डील करेगी। जी जी सर, जी सर। ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी। सलामकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अब्दुलरहमान बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी मुझे अब्दुल सर। ये मालूम करना है कि सिंध में जैसे जी हम कोई सेल टैक्स सर्विसेज पे फाइल करते हैं, ठीक है, ठीक है। इनवॉइस इनवॉइस करते हैं, तो उसमें ठीक है। हमने ये देखा प्रैक्टिस में कि विद होल्ड 20%, यानी फेडरल भी कर रहा होता है ठीक है। या कंपनी की तरफ से। ठीक है तो ये क्यों होता है? आपने तो कहा कि सर। सेल टैक्स सर्विस का जो है वो प्रोविंशियल है सिर्फ, सर लेकिन सर, फेडरल क्यों विदहोल्ड करता है? सर ये वाली जो सारी चीजें हैं, जब आपका रेलिवेंट टॉपिक आएगा ना, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल से बताई जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। ये चीजें उस वक्त आप हक बजानिब होंगे,
आप बिल्कुल पूछिएगा। अभी ये प्री क्वेश्चन है, बाकी लोग भी इससे डिस्ट्रैक्ट होंगे, मसला हाँ नहीं है बताने में, लेकिन अभी नहीं, आपको बताया जरूर जाएगा। आई अश्योर यू, आई गारंटी यू कि चीजें आगे करवाई जाएंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया जी सर, मैं एलएलबी स्टूडेंट हूँ, ये कोर्स करके अगर प्रॉपर्टी ओनरशिप पर एक फर्म खोलना चाहूँ तो किस तरह की सर्विस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर आप काइंडली थोड़ा ये भी बता दें कि अगर यूएस एंड यूके का कोर्स कर लूँ तो क्या एलएलसी या कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। मेरे भाई हैदर साहब, आप पहले तो ये कहूंगा कि आप कहते हैं कि ये कोर्स कर लूँ तो मुझे फायदा क्या है, मैं सर्विस दे सकता हूँ। सर, आप किसी को कंपनी बना के दे सकते हैं, कंपनी का रिटर्न खोल के दे सकते हैं, उसको फॉर्म रजिस्टर करके दे सकते हैं, ट्रेडमार्क, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सारी सर्विसेज ही हैं जो आप दे सकते हैं। आपका भले एलएलबी नहीं भी हुआ तो ये सर्विसेज आप दे सकते हो, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू पे अगर यूएस या यूके का कोर्स लेते हो तो सर आप वो यूके की या यूएस की सर्विस दे सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा फिर यूएस के बजाय, मतलब यूके के बजाय यूएस का कोर्स ले लें। आप दोनों सर्विसेज देना चाहते हैं दोनों ले लें, वो तो मुझे तो नहीं मसला, जो आपने लेना है आप उस तरफ अपना इंटरेस्ट देखिए। हाँ, एलएलसी वगैरह भी आप दे सकते हैं, किसी बंदे को यहाँ से बैठे हुए अमेरिका में कंपनी खोल के दे सकते हैं। हमारे इस कोर्स में बिल्कुल डिटेल से समझाया जाता है कि वहाँ पे एलएलसी कैसे खोलनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो कि शायद साजिद साहब नहीं बता सके। हमारा एक अपना पोर्टल है आयरस का, जो कि 20 दिन तक लाइव हो जाएगा, ठीक है। उस पर भी मतलब बड़ी फास्ट पेस पे काम किया जा रहा है। वो डिटो कॉपी होगा, रेप्लिका होगा आयरस पोर्टल का, तो आप सब स्टूडेंट्स को वो पोर्टल दिया जाएगा। उस पोर्टल के ऊपर आप बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका खौफ होता है पोर्टल पे काम करने का वो दूर हो जाएगा, और वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को एक्सेस दी जाएगी, ठीक है। सर, क्या आयरस का डेमो अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, हम आपको पोर्टल देंगे, आप उस पर यूज कर लेना। अफशा फरूकी कहती हैं, व्हाई डोंट यू प्रोवाइड रिटन लेक्चर्स एंड नोट्स। जी, हम आपको जो जो चीजें बढ़ा रहे होंगे, जो चीजें लॉ से बढ़ाएंगे तो उसकी तो रिटर्न नोट्स की कोई बात ही नहीं है, बेयर लॉ होगा। लेकिन उससे हट के अगर कोई चीजें हम नोट से अपने बढ़ाएंगे और हम बढ़ाते हैं, और वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सॉरी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से क्वेश्चन अगेन, कोई मसला नहीं। प्रैक्टिस एज टैक्स लॉयर, टैक्स लॉयर से मुराद है सर ये, अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आप टैक्स लॉयर नहीं, हम टैक्स लॉयर से मुराद हम ले रहे हैं कि आईटीपी के तौर पे आप सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो फिर आप आईटीपी को नॉर्मली आप कह लें कि टैक्स एडवाइजर ही बोला है। वन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फ्रॉम आईटीपी रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। जी, इंस्टीट्यूट के बैक एंड पे हमारी एक सीए फर्म भी है, एक लॉ फर्म भी है, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एलएलबी पास के लिए क्या स्कोप होगा? एलएलबी वाले मैविश उन लोगों को कोई टैक्स की प्रैक्टिस नहीं आती होती, उन लोगों ने डिग्री जरूर की होती है, हम आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर देते हैं। ये मैविश आप भी जानती हैं, ये मैं भी जानता हूँ। एलएलबी में कितना टैक्स बढ़ाया जाता है, एक पेपर है जिसमें का वो लेबर लॉ भी होता है, जिसके अंदर इनकम टैक्स भी होता है, जिसके अंदर सेल टैक्स भी होता है, उसमें यही बढ़ाया जाता है कि आपके हेड्स ऑफ इनकम क्या है, एफबीआर के फंक्शन क्या है, अपील कितने दिन में करनी है, दो चार क्वेश्चन करके हम लोग बस कर लेते हैं, ठीक है। with this institute itself is registered। सईद आफ्ताब साहब, हम लोग एफबीआर से, एससीसीपी से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, आईएसओ से, ठीक है, यहाँ से रजिस्टर्ड है, ठीक है। बेसिकली हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अदर कहते हैं, और काइंडली ये भी बता दें कि लेक्चर रिकॉर्डेड है, और अगर नहीं जी, ये हमारे लाइव सेशन होंगे और लाइव सेशन की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आई ऑल्सो वांट दिस। सदाम भाई, ये आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिएगा, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जुनेद साहब कहते हैं, सर क्या टाइम ड्यूरेशन फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है? जुनेद साहब, भले आप रिकॉर्डिंग पिछले सेशन की ले लीजिए इंस्टीट्यूट से, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आपको लेनी चाहिए, तो उसको आप भले अपनी पेज पे, वो जो 60-70 घंटे का कोर्स है, आप डबल स्पीड करके सुन लें। अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने 2 इयर्स कॉमर्स में हूँ, क्या इस कोर्स के बाद मैं ये सर्विस दे सकता? इस कोर्स करने के में हम आपको सिखाएंगे, सर्विस तो कोई भी बंदा दे सकता है, मतलब लेट्स सपोज जो हमने सर्विसेज बोली हैं, हाँ, जो बंदा एलएलबी वाला है, जो बंदा कोई अकाउंटेंसी वाला है, उस पे लोग ज्यादा रिलाय करते हैं। बाकी अगर मार्केट में ऐसे एक बंदा है तो उस पर लोग रिलाय नहीं करते, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैंने ये कोर्स किया, ये चीजें आती है, तो लोग फिर इस पे आपको वो हौसला अफजाई आप भी करते हैं। फीस स्ट्रक्चर से गाइड कर देंगे। फीस स्ट्रक्चर रॉजर साहब आपके रेलिवेंट कोऑर्डिनेटर बात करेंगे, मैं एक ट्रेनर हूँ, तो ये चीजें मेरी डोमेन में नहीं आती। अब्दुल्ला का सर्टिफिकेट मिलेगा जी, सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल मिलेगा। सैयद इरफान अब्बास साहब कहते हैं, सर आई एम आल्सो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि ये एसीएम में है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट इन सेल टैक्स काइंडली ब्रीफिंग एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड एचएस कोड।
सईद अरफान साहब, ये चीज़ें प्रायर है। मैंने आपको कहा कि हमारा जो सेशन का एजेंडा है वो हमारा सिर्फ ओरिएंटेशन है, ठीक है। जब आपका रेलिवेंट टॉपिक आएगा, आप भले मुझे वहां से आगे ना जाने दीजिएगा, आपके साथ शाहिद साहब होंगे, आपने वहां पे उसकी ब्रेक लगा देनी, आपने कहना शाहिद साहब नहीं ऐसे आगे नहीं जाना, एक डिप्लोमा कोर्स है। सईद आफ्ताब रजा साहब, ये हमारा, मैंने आपको पहले बताया, ट्रेनिंग है, ये एक स्किल है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये सर्टिफिकेट लें, ये एक जैसे बीकॉम की डिग्री है, एमकॉम की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, आप जाएंगे तो वो उसको लोग मानते हैं। तो भाई एमकॉम वाले, एमबीए वाले मार्केट में धक्के खा रहे हैं, हम आपको स्किल्स दे रहे हैं, हम आपको कुछ सर्टिफिकेट डिग्रियां नहीं बांट रहे हैं, ठीक है। हम आपको स्किल देंगे, सर्टिफिकेट हम देंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहेंगे मैं सर्टिफिकेट लूँ, मार्केट में जाऊँ और बंदा कहे अच्छा ये सर्टिफिकेट आ रहा, जॉब कर ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, लोग मास्टर करके एमफिल करके धक्के खा रहे हैं। अच्छा रुकिए, कैन वी यूज एंड प्रैक्टिस योर डेमी एरस पोर्टल ऑन एंड्रॉइड फोन एज वेल? जी, हम आपको एक आईडी दे देंगे, आप लैपटॉप पे यूज करें, आप मोबाइल पे यूज करें, आपकी मर्जी है। कैन आईटीपी हेल्प इन मेंबरशिप ऑफ टैक्स बार? जी आसिफ साहब, अगर आप आईटीपी ले लेते हैं तो आप टैक्स बार एसोसिएशन की मेंबरशिप आपको मिल जाती है। लाइबा कहती है वेयर विल दिस सर्टिफिकेट काउंट, काइंडली टेल। जी, आपका ये एक सीवी में वैल्यू एडिशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किल्स में ये आपकी एडिशन है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। महविश कहती हैं सर आई डिड बीकॉम एमबीए एचआर एंड एलएलबी विद हाई कोर्ट लाइसेंस, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। महविश, अगर आपको लगता है जो चीज़ें आपको मैंने बोली हैं, अगर वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और जो कि मेरे हिसाब से होंगी भी, 110% होगी। आपने क्योंकि बीकॉम में लेट्स सपोज पढ़ा हुआ है कि अच्छा जी अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है, हाईएस्ट टैक्स कोर्ट होती है ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब उसके अंदर अपील कैसे करनी है आपको नहीं पता, ठीक है। अब वो अपील करनी है, उसमें अगर आपने पढ़ा भी हुआ है इतने दिन में होगी, फला जुडिशियल मेंबर होगा, फला कॉन्फ्रेंस मेंबर होगा, तो अपील करनी आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, बाकी लोग क्वेश्चन प्लीज। जी जुबैर साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अच्छा सर। सर, मुझे मेरा क्वेश्चन ये आईटीपी से रिलेटेड है कि आईटीपी का क्या हमें कोई पेपर पास करना होगा या उसके लिए आपसे प्रिपरेशन करवाएंगे या क्या होता है उसके लिए, मुझे इतना इन्फॉर्म कीजिए। सर आईटीपी का एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको बताया साहिद साहब ने, नंबर 1 पे आपकी एक एप्लीकेशन बनेगी, नंबर 2 पे एक्सपीरियंस लेटर होगा, नंबर 3 पे आपकी क्वालिफिकेशन होगी, नंबर 4 पे एफिडेविट होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, उसका बना के भी दे सकते हैं, आपको सैंपल भी दे सकते हैं, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हाँ, एक्सपीरियंस लेटर आप खुद नहीं बना सकते, वो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। आपका एक इंटरव्यू होगा, आप अपने आरटीओ में एप्लीकेशन डालेंगे, वो आपको बुलाएंगे, वहां पे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही होंगे जो हम आपको कोर्स में बढ़ाएंगे। अच्छा जी, कितने दिन में अपील की जाएगी, अच्छा जी ग्राउंड ऑफ अपील क्या होते हैं, अच्छा जी विद होल्डिंग क्या होती है, अच्छा जी रिटर्न के क्या एक्सटेंशन हो सकती है, क्या अमेंडमेंट कितनी दफा हो सकती है, ऑडिट कितने साल का हो सकता है। तो इन्हीं में से ही चीजें पूछी जाएंगी, जो चीजें हम आपको बढ़ाएंगे यही चीजें होंगी। हाँ, इन द मीन में अगर आप लोगों का दिल करेगा, अगर 2-4 लोग आ गए, 5 तक लोग हुए, तो हम बकायदा उनको इंटरव्यू की तैयारी भी करवा देंगे स्टूडेंट्स। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, टीचर हु विल बी द टीचर, मतलब आप क्या पढ़ाएंगे, और आपसे पहले जो टीचर थे ओरिएंटेशन में वो कह रहे थे मैं मैनेजमेंट की तरफ से हूँ, वो क्या पढ़ाएंगे, और दोनों के पढ़ाने के अंदाज में बड़ा डिफरेंस है। उसमें तो सर अच्छा तरीके से नींद आ रही थी उस सेशन में, तो आपने थोड़ा सा आगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया, तो ये मुझे बताएं कि हाउ मेनी क्लासेस डू यू टीच, और टीचर जो है ना वो कौन होंगे। सर, अगर आप मुझे हुक्म करेंगे तो मैं हाजिर हूँ सर, आप हुक्म करें। बंदा है ना, चीज़ कोई 13-14 सेशन बढ़ा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो उसके अलावा भी हमारे पास ट्रेनर्स हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मौजूद हूँ तो सर मैं हाजिर हूँ, आप हुक्म करें। मैं तो आपको सारा इनकम टैक्स सेल टैक्स साइड से बढ़ा सकते हैं। बेसिकली हम ब्लेंड में चाह रहे होते हैं, कुछ एरिया वो बढ़ा रहे होंगे, लेट्स सपोज कुछ सेल टैक्स का एरिया, ठीक है, कोई इनकम टैक्स का कॉर्पोरेट का एरिया मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इफ़ यू थिंक के मतलब पहले आपको नींद आ रही थी, तो ठीक है, मैं सारा सेक्शन मैं बढ़ा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब एक ऐसे से पढ़ा रहा हूँ, और मेरे कोई कह लीजिए कि कोई 3 सेशन बैक टू बैक फिजिकल के चल रहे होते हैं, 3 सेशन मेरे ऑनलाइन के चल रहे होते हैं। फॉर्चुनेटली मैं ये जो आपका बैच है इसमें अवेलेबल भी हूँ, तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। आप समझे, मैं हूँ आपके पास, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तो कोई एक होना चाहिए ना सर, वैसे भी क्योंकि हर किसी का वे अलग होता है और स्टूडेंट्स को समझने में भी टाइम लगता है।
अंजलि, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो कोई मसला नहीं, आप समझे आपके पास एक चैनल है, ठीक है। बेसिकली हम ये सोचते हैं कि जो बंदा जिस एरिया का मास्टर है, जिसकी एक्सपर्टीज जिस एरिया की है ना, मैं मिसाल देता हूँ। अब मेरा कॉर्पोरेट का अच्छा एरिया है, इनकम टैक्स का मेरा अच्छा एरिया है, इनकम टैक्स में कॉर्पोरेट की मेरी जो कॉर्पोरेट रिटर्न है मेरी कम प्रैक्टिस है, ठीक है, मैं आपको ओपनली बोलूँगा। फिर कॉर्पोरेट की जो रिटर्न है, जो हमारे कुछ सीनियर मेंबर्स होते हैं, आप उनको दे देते हैं, ठीक है। ऐसे मैं आपको कहूँ नहीं जी, मैं बढ़ाने को ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े बड़े क्लाइंट्स ले रखे हैं, लेकिन जो वो सीनियर टीचर होता है, हमारी कोशिश होती है कि उसको एरिया दिया जाए, ठीक है। लेकिन समटाइम ये भी होता है कि लोग कहते हैं यार वो तो स्लो स्लो बढ़ा रहा था, उसमें स्पार्क नहीं था, ठीक है। तो ये भी हम कर लेते होते हैं कि एक बंदा बढ़ा रहा था, दूसरा उसको रिकैप कर देते हैं, ठीक है। एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे सेशन में जो बंदा आए वो एट द एंड मार्केट में जाके कहे कि भाई मैं सीख के आया हूँ, आओ मेरे साथ बैठ के बात करो, ठीक है। तो मार्केटिंग में आपके बड़े सारे लोग प्रैक्टिस नहीं है, आप उनके साथ जाके बात करने वाले बंदे हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि एक फ्रेशर आए, हमसे सीखे, जाके प्रैक्टिस करे, और उसके सामने किसी सीनियर के सामने वो जलील ना हो, वो फाइलें उठा के ना घूमता रहे, ठीक है सर सर आपसे दैट्स सीख के हम खुद टीच कर सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट पे? जी। आपसे सीख कर ये कोर्स कर कर हम आपके इंस्टीट्यूट पे खुद पढ़ाने के काबिल हो सकते हैं? सर हमारे पास जितने हैं ना, मैं एक आपको ओपनली चीज बता दूं कि हम ना नॉन बिग फोर का बंदा लेते नहीं है, ठीक है। जो बिग फोर ऑडिट फर्म्स है ना हमारी, ठीक है, आपको पता है कि दुनिया की 4 बड़ी जो कॉर्पोरेट एंड कंसल्टिंग की फर्म्स है, अगर मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं, 1 मिनट रुकिए, बंदा है चीज आपको अपना तारुफ भी करवा देता है, ठीक है। 1 मिनट बस दीजिए। तो सर आपने आपको एक मैंने चीज, वेबसाइट पे पढ़ा था माशाल्लाह से बहुत सर मैं आपको अपना बता देता हूँ। ये नालायक आदमी का छोटा सा तारुफ है, ठीक है। हाई कोर्ट का मैं लाइसेंस है, ठीक है, पंजाब बार काउंसिल का, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली कराची में क्लासेस ले रहा होता हूँ, ठीक है। तकरीबन 10 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी अपनी लॉ फर्म भी रजिस्टर्ड है, एक सीए फर्म के अंदर मैं पार्टनर लीगल एंड टैक्स हूँ, ठीक है। सीए फाइनल के कोई बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कुछ पेपर्स रुके हुए हैं, को दो को वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैंने शादी कर ली है अपने बिजनेस के साथ, अपने ऑफिस के साथ, तो एक बेगम से फुर्सत नहीं मिलती कि दूसरी बेगम को टाइम दे सकूं। ये जो सीए है ये भी एक फुल टाइम बेगम है, जिसको उस वक्त तक अगर आप टाइम नहीं देते, ये राजी नहीं होती, तो उस वक्त तक ये पास नहीं होते, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। जो मेरे लोग स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं, आप उनसे मेरा फीडबैक लीजिए। इवन के ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो लोग पेज के ऊपर भी कमेंट करते हैं, आप जाकर उनसे पूछिए कि हाउ दे इम्प्रेस्ड या हाउ दे लर्न फ्रॉम मी, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये नहीं मैं कह रहा, उसमें से डिफरेंट लोग होंगे, आप उनका नंबर लीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए। यहाँ पे मैं कोई बेचने नहीं आया, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। हमारा स्लोगन ये है, पढ़ाना नहीं सिखाना, ठीक है। मेरा बीकॉम है, एमएससी इकोनॉमिक्स भी है, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये छोटी सी मेरी प्रोफाइल है, तो ये चीज़ है। जी सर। अच्छा, इसमें वो जो साहब पूछ रहे थे बढ़ाने वाले, सर अगर आपको लगेगा और मतलब मैं बढ़ा सकता हूँ तो हम आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लेकिन डेमो के बेस पे। और इसमें आप ये कह लीजिए कि हमारा असल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम बिग फोर के अलावा बंदा लेते नहीं। हमारे पास जितने भी ट्रेनर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे बिग फोर से ट्रेंड है, बिग फोर जो ऑडिट फर्म्स हैं। कैन एवरीवन एनी सर एवरीवन। जी वसीम बलोच साहब, बस सर 1 मिनट जी। वसीम बलोच साहब, बात यह है कि एवरीवन वो बंदा जो एनरोल्ड है वो हमारा सेशन बिल्कुल अटेंड कर सकता है। फिजिकल में एनरोल्ड है तो फिजिकल का अटेंड करेगा, ऑनलाइन में एनरोल्ड है तो ऑनलाइन में, ठीक है। एहसन भाई कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया एहसन भाई, थैंक यू। सर अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है आपसे। हम जिस तरह बिजनेसमैन है ना, ठीक है, जी सर। हम न्यू न्यू वर्ल्ड के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मिसाल जितने भी हैं न्यू टैक्टिक्स या न्यू चीजें। अब जी इसमें अगर हमें एक सेपरेट आफ्टर आवर कोर्स कंप्लीशन हमें जी सर। सेपरेटली कोई आप कोई गाइडेंस चाहिए, कोई चीज चाहिए डायरेक्टली, मिसाल के तौर पे मैं एक कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट हूँ एक बाहर ठीक। फर्म का, के ठीक है बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँ तो फिर किस तरह राब्ता हम कर सकते हैं, थोड़ा सा वो गाइड कीजिएगा। सर, आपका और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, हम सारे लोग ग्रुप के अंदर क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, किसी और साहब का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं बड़ा प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, लेकिन वेल फ्रीक्वेंट नोटेड। कभी ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे आज मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, यहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी में मेरा एक सेशन था, आई वाज बिजी थे, पूरा दिन मेरा गुजर गया, ठीक है, बात कर रहा हूँ। अब मुझे स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया, मैसेज किए, मैं उनको अकोमोडेट नहीं कर सका, ठीक है।
मेरा राइट कोई भाई। केस फिक्स हुआ है, मैं वहां मौजूद हूँ, कोर्स में हूँ, तो मैं आपको अकोमोडेट नहीं कर सकूंगा, मैं वहां से फ्री होके आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो इतने में ये भी वेल होता है वेल समटाइम, माशाल्लाह आपको तो समझदार आदमी हसन भाई, अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है और आपको वो क्वेश्चन आता है, तो समटाइम मैं स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए, उससे क्या होगा कि आप गलत बताएंगे, मैं करेक्ट करूंगा, अगर आपने सही बता दिया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक बहुत यू सर। जबरदस्त। थैंक थैंक यू। यू जी जुबैर भाई। थैंक यू सर। थैंक यू जी। अफशां फरूकी साहबा। भाई साहब या साहिबा जो भी हैं, यू आर ओपन, ठीक है, प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन। Hello, can you hear me? यस आई डू लिसन यू। Sir, I need to ask a question. I've been LLM and I had tax and corporate laws as optional subjects in my LLM. But the teaching was so poor that we were not able to, complete our income tax course in time. So that I mean ended me up with a little knowledge of taxation. Now I want to switch to income tax practice. Like I want to be employed by some firms who like chartered accountants who need lawyers. So after the completion of this course, I've got one book that's called Synopsis of Taxation. I've just bought it, and I've got lots of books on corporate law. So do you think with the help of this course and those books, will I be able to reach the level where I will be hired by those chartered accountants, and will I be able to live up to their expectations and meet the criterion that they're Dear, looking for? dear Afshan, firstly, I want to let you know that if you attend this course, you shall be in a position you can clear the interview of any CA or law firms at the first instance. But the first thing you have to attend the entire course. I saw many students, they start the course with extreme level of enthusiasm, but after taking 10 to 15 classes, they said, sir, मैं मसरूफ हूँ, sir, I can't take class, I shall be attending the recording. And after that, they don't attend the recording and lectures get piled up. और वो lectures पे lectures combine होते जाते हैं. And we have a mechanism, the portal we have made is based on the artificial intelligence, and we got the data. The student who have attended the number of lectures, the time duration, listened, the lecture listened by the student, हमारे पास कंप्लीट आपकी डिटेल्स होती हैं, किस बंदे ने कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, उसके बैक एंड पे क्या डाटा है क्या नहीं है, कितना लेक्चर अटेंड किया, कितने टाइम प्ले किए। तो आपको ये बता दूं कि व्हेन यू शैल बी गोइंग इनटू एनी फॉर्म, मैं आपको एक चीज बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आई डन माय आर्टिकल्स फ्रॉम वन ऑफ द बिग फोर ऑडिट फॉर्म अर्नेस्ट एंड यंग। तो उसमें ऐसा था कि मैंने जब एक टाइम लगा लिया तो जो चीजें वहां पे सीखी, आई एश्योर यू एंड आई गारंटी यू कि जो चीजें वहां से मैंने कोई सीखी 3.5 साल में, फिर उसके बाद मैंने वो सारी चीजें बाद में एज अ मैनेजर एक फर्म में तकरीबन 1.5-2 साल में काम किया, वहां पे अप्लाई की। उससे पहले एक और जगह पे मैं काम करता था, फिर मैं अपनी प्रैक्टिस में आ गया। वो जो सारी चीजों का निचोड़ है, हाँ ये पॉसिबल नहीं है कि आई शैल बी गाइडिंग यू एवरीथिंग, बट आई शैल बी गाइडिंग यू द थिंग्स यू कैन से कि वो चीज आप शायद 2 साल में खुद प्रैक्टिस करके किसी इवन के सीनियर के साथ भी काम करके ना सीख पाए, जो हम आपको इस कोर्स में सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2 पे आपको जो अगर हम कोई काम देते हैं वो आपको सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी इनफ नहीं है, वो काम खुद पढ़ के आना होगा। मैं समटाइम आपको कह दूंगा कि आप कल लेक्चर 181 पढ़ के आए, जब नेक्स्ट क्लास में आता हूँ आप मैं पूछता हूँ अच्छा जी अफशां बताएं आपने लेक्चर सेक्शन 181 पढ़ा, तो सॉरी सर आई वाज बिजी। तो ऐसा होता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मतलब टीचर्स की भी नालायकियां होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो आपके साथ कमिटमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे।
इसमें मैंने जब एक साहब से बात की, मैंने कहा कि यार ये हम इस कोर्स में ये चीजें जी करवाते हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि सर आप इतनी चीजें कैसे करवा लेते हैं। मैंने कहा जी आप कोर्स अटेंड कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या चीजें करवा रहे हैं या क्या नहीं करवा रहे हैं। जो भी आप अगर अफशा एक LLM किया हुआ है, आपने आप जानती होंगी कि ट्रस्ट में कि LLM के लोग हमारे पास इतने ऑडियंस है, तकरीबन 30 to 40% ऑडियंस हमारे पास LLM की। उसकी वजह क्या है कि पीस ऑफ पेपर डिग्री तो है, ठीक है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस, क्या चीजें हमने बनानी है, क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स होंगे क्या नहीं होंगे। ट्रस्ट में कि मतलब मैं एक मिसाल दे दूं कि ये जो मुझे लॉ आता है, ये जो टैक्स का काम आता है, ये मुझे LLB ने नहीं सिखाया, अल्लाह माफ करे, ये मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है, ये अल्लाह ने एक इज्जत बख्शी हुई है, मेरे पास हाई कोर्ट का लाइसेंस है, लेकिन ये चीजें मेरी उस फील्ड ने CA ने सिखाई हैं, जिसमें मुझे रगड़ा खा के मुझे 11,700 रुपये मिलते थे, और मैं 3-4 साल मास्टर करके लॉ करके CA के पेपर दे के यही वाली चीजें सीख रहा था, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप किसी भी फॉर्म में जाएंगी तो आप कहीं वहां से मायूस नहीं आएंगी, ठीक है। I believe your question is addressed. If you have further clarification or suggestion or recommendation or anything, you can speak. जी अख्तर साहब, तब तक आप पूछ लीजिए। अख्तर भाई, मेरा ख्याल है अख्तर भाई का गलती से माइक ओपन है। जी कोई और साहब कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। साहब के क्वेश्चन खत्म हो गए भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर इसमें आज का ओरिएंटेशन बड़ा अच्छा था, जो पहले भी टीचर थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा जो है ना वो गाइड किया, आपने भी। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो हमें लेक्चर देंगे तो कोई ऐसी बुक्स जो कि हमें साथ सपोर्ट करें कोई हैं, कि या हम टोटली इसी पे जो 4 महीने के आपकी क्लासेस हैं उसी पे डिपेंडेंट रहें, सर अब मैं या आपको एक चीज किसकी बता सपोर्टिव दूं, बुक्स हमें अब। एक ना CA इंटरमीडिएट की टैक्सेशन की बुक है, ठीक है, वो बुक CAF 2 के नाम से है, वो हम आपको रिकमेंड करेंगे और सॉफ्ट में आपके साथ शेयर भी करेंगे। हमारा एक स्टडी मटेरियल तो वो होगा। नंबर 2 पे हमारा एक जो बेयर लॉ है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। नंबर 3 पे कुछ नोट्स हम आपको अपने भी देंगे, ठीक है। नंबर 4 पे इंशाल्लाह हम आपके बकायदा MCQs वगैरह का भी एक मैकेनिज्म आपको देंगे, जिस पे आप MCQs वगैरह हमें सॉल्व करके प्रोवाइड करेंगे। अभी माशाल्लाह आप लोग बड़े इंथ्यूसियास्टिक हैं, आप कह रहे हैं हम ये कर देंगे, तबाही फेर देंगे। यकीन करें कि कुछ क्लासेस में मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह क्या होती है। जब भी एक इंसान का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कोई नई चीज स्टार्ट करता है या कोई नई मोहब्बत होती है, तो इंसान सबसे स्टार्ट में उसके पीछे बिछ जाता है। कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा थोड़ा बंदा उससे पीछे हटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको अपनी बंदा नसीज अपनी पास प्रैक्टिस से बता रहा है कि होता ऐसे ही है। इसकी ये वजह नहीं है कि मतलब मेरा स्पार्क कम हो जाएगा या किसी और टीचर का स्पार्क कम हो जाएगा। हर बंदा अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता है, ठीक है। जो काम नहीं करता हम उसको वैसे ही फारिग करा देते हैं, फारिग बंदे को हम रखते भी नहीं, ठीक है। तो आपने फिर कॉपरेट ये करना होगा कि पढ़ना होगा, ठीक है, और जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे आप वही कर लें, तो अल्लाह के हुक्म से आप इस पोजीशन में होंगे। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप इसके फॉर्म में भी इंटरव्यू दे लेना, भले वो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन को मैनेजरियल लेवल का भी हो, ठीक है, आप कर लेंगे। लेकिन मेरी अगेन रिक्वेस्ट वही है कि आपको डेली पढ़ना है, हफ्ते में 2 क्लासेस हैं, और क्लास आपने नहीं छोड़नी, लाइव क्लास होगी। आपके जेहन में एक फजूल भी क्वेश्चन आता है तो आप पूछिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपका फिर वो रिकॉर्डिंग, यार कोई मजा नहीं आता रिकॉर्डिंग के बाद। मेरी नजर में रिकॉर्डिंग होनी इसलिए जरूरी है कि कल को आपको कोई लेक्चर आपका कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी से रह गया, या आप अगर कोई क्लास अटेंड नहीं कर सके, ठीक है, तो आपके पास हो, वरना आप रिकॉर्डिंग को प्राइमरी सोर्स नहीं बनाए, ठीक है। ठीक होगा सर। तो दूसरा ये है कि जो शेड्यूल हमें बताया गया था वो सैटरडे संडे का था, तो आज तो मंडे है, तो इसमें ऑनलाइन में ज्यादातर क्लासेस किस टाइम पे हुआ करेंगी, सर मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये जो जॉब करने वाले। मैनेजमेंट इंतजामिया की तरफ से किसी बंदे ने हो सकता है बताने में कोई मिस कम्युनिकेशन होगी हो, या कुछ मिस, ऐसा मैं कह सकता हूँ, मिस कम्युनिकेशन कह सकता हूँ। वरना हमारा सेशन सर मंडे ट्यूसडे ही होगा,
ठीक है। इसमें वैसे तो अभी 9 बजे हमारी क्लास हम रखेंगे, लेकिन अगर आप सब लोग चाहेंगे तो इसका टाइम हम 8:30 तक ला सकते हैं, ठीक है। इससे पहले नहीं, उससे पहले मेरी फिजिकल क्लास होती है, ठीक है। तो इस टाइम हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर, बाकी तो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये सैटरडे संडे वाला सुन के डिसीजन दिया था हम लोगों ने। सर ऐसा है कि हमारा सैटरडे संडे का भी बैच चल रहा है, अगर आप उसमें चाहेंगे तो मतलब उसमें खैर मैं नहीं हूँ, ठीक है, एक और साहब बढ़ा रहे हैं। तो आप सैटरडे संडे में स्विच करना चाहते हैं तो आप उसमें स्विच आपको करवा देते हैं, अगर आपका मूड है। तो वो भी हमारे जो साहब हैं वो जैज के अंदर लीगल काउंसिल टैक्सेशन है, वो भी एक बिग फोर फर्म से ट्रेंड है, हाई कोर्ट के वकील हैं, ACCA किया हुआ है, CA फाइनल, वो भी मेरी तरह मेरे भाई हैं, ठीक है। तो मेरे से भी माशाल्लाह वो मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं तो वीकेंड पे आप स्विच करवा सकते हैं, ठीक है। चलो सर, इसको देखते हैं, अगर इसमें मैनेज हो सकता है मंडे ट्यूसडे में, आप उनसे मंडे बात कर ट्यूसडे तक लीजिएगा करना हो अपने। सकता है सर। जी 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 जी। ठीक है बस। अच्छा जी, एक सवाल आया, यू आर राइट सर, आवर CFO सेज इफ यू वांट टू लर्न डोंट ट्राई टू आस्क स्टूपिड क्वेश्चन इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल सही इरफान साहब, अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। और ये वाली बात मैंने कब सीखी, मैं आपको एक बात अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं एक ऑडिट पे गया, वहां पे मैं नया नया गया हूँ, ठीक है, मैंने ऑडिट की कोई 1.5-2 साल ऑडिट में था। जब वहां पे गया तो मुझे एक चीज पूछनी थी, तो मैंने कहा इस बंदे से जाके मैं पूछूंगा तो बंदा क्या सोचेगा, तुम्हें ये चीज पता ही नहीं है, तुम्हें चीज आती नहीं है। मैंने कहा मैं तो इस कंपनी का ऑडिट करने आया हूँ। तो मैंने नहीं पूछी, जब मैं फॉर्म में आज मेरे मैनेजर ने कहा ये चीज बताओ, मैंने कहा सर मुझे तो आप लोगों ने बताई नहीं है। तो कहता है वो नालायक आदमी, तुमने उससे पूछना था। मैंने कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसने सही वाली मेरी ठीक ठाक की। उसने कहा मेरे बच्चे कल फिर वापस जाओ, उस बंदे से ये चीज समझ के आओ और आके मुझे समझाना। फिर मैं नीचे मुंह करके चला गया और चीज सीख के आया। फिर मैंने कहा भाई शर्माना तो है ही नहीं ना, ठीक है। और मतलब मिसाल के तौर पर टाई लगानी नहीं आती तो भाई पूछो, 10 बंद से पूछो कि टाई कैसे लगानी है, ठीक है। तो आप भाई कोर्स में सीखने के लिए आए हैं, हम आपको सिखा के देंगे, ठीक है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ख्याल जुबैर साहब कोई मजीद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और अफशा का अभी भी हैंड ये सर। जी सर, जुबैर बात कर रहा हूँ सर। अभी आपने एक और सरप्राइज दिया हमें वो टाइमिंग के हवाले से। सर एक्चुअली ना मेरे जहन में भी यही था कि मैं इसको साथ में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी मैं एक कोर्स कर रहा हूँ एक्सेल फाइनेंशियल एंड पावर BI का, जिसकी ठीक है। मेरी मंडे और ट्यूसडे को मेरी मंडे को नहीं होती क्लास, ट्यूसडे को होती है 9 से 10:15 बजे तक। तो ठीक है, ये तो मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो सर आप वो वीकेंड के बारे में चल जाइए, हमारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 बैच चल रहे होते हैं, किसी और में देख लीजिए स्लॉट। सर आपको ये नहीं लगता कि वैसे दो क्लासें दो मतलब सिमिलर कंटिन्यूस 2 डेज क्लासेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए बीच में? वो सर ना फिर कोर्स 8 माह पे चला जाएगा। नहीं मेरे सर, लोग वो तो ये प्रैक्टिस का हमें टाइम भी तो मिल जाएगा ना। एक लेक्चर अटेंड करने के बाद फॉर एग्जांपल चीजें मुझे एक 24 आवर्स मिलेंगे तो मैं प्रैक्टिस भी कर लूंगा उसकी, या कोई उसके बारे में कुछ सर्च कर लूंगा मजीद को फर्दर, या ऐसी चीज में मतलब मेरे ध्यान में कंटिन्यूसली 1.5-1.5 घंटे के 2 लेक्चर लेने के बाद जब आप पूरा वीक, तो वो चीजें मेरे ख्याल से वो सफल हो जाती हैं, भूल जाती हैं चीजें। सर मेरी तरफ से तो आपको ये बता दूं मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि कॉलेज ने ना अपना एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। इनके कोई 22 जो सेशंस है ना, ये ऑनलाइन के इनके हुए हैं, ठीक है, 22 सेशन तकरीबन, ठीक है। और तकरीबन 18 सेशन इनके फिजिकल के हैं, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि यार हमारा 4 माह का इन्होंने 3 माह पे भी करके देखा, ठीक है। तो उस पर भी लोगों को एतराज होता है कि यार चीजें फिर हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं, थोड़ा आप ज्यादा बढ़ा देते हो, ठीक है। और फिर 2 घंटे का सेशन इन्होंने रखा हुआ था। तो ये जो चीजें हैं ना, इन्होंने एक वो पहले से बनाई हुई है, ठीक है। तो पूरा हफ्ता फिर आपके पास है ना, 6 दिन आपके पास होते हैं, फिर 8वें दिन फिर दोबारा हमारी क्लास होती है, जब 2 क्लास हो जाती है। उसमें मैं तो ऑलवेज इनकरेज करता हूँ, मैं आता हूँ मैं फौरी कहता हूँ सर कल की क्लास से कोई क्वेश्चन है। हालांकि एट द एंड ऑफ द क्लास में क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन फिर नेक्स्ट इज क्लास इट में स्टार्ट पॉसिबल ही आ सर? सकता सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइमिंग थोड़ी सी अर्ली हो जाए ट्यूसडे को? है। सर 8:30 से पहले हो नहीं सकती, मैं उस टाइम उससे पहले अवेलेबल 8:30 से फिजिकल। हमने कब तक क्लास लेनी होगी? सर मेरी क्लास 6:30 बजे से लेके वो होती है 8 बजे तक, ठीक है ना। नहीं, फिर उसके 8:30 बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एंड कहाँ पे होगी सर? वो मेरी 8 बजे, अच्छा ये हमारे वाली, ये सर जी, 1.5 घंटे की क्लास होगी ना, 8:30 से 10 बजे तक जाएगी। 10 बजे तक तो सर मेरी एक्सेल फाइनेंशियल की क्लास निकल जाएगी।
जुबैर भाई ये ना चले आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कीजिएगा, वो आपको लाजमी कोई सोल्यूशन दे सर, इसमें कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। थैंक यू सर। देंगे। थैंक यू। मेरा ख्याल है अफशा का भी गलती से माइक हैंड रेज है। जी किसी का क्वेश्चन है भाई? प्लीज अटेंड द क्वेश्चन। अच्छा मुझे क्वेश्चन आया जी, क्या क्वेश्चन आया जी? लेट मी सी। क्वेश्चन आया है वी विल श्योरली। अच्छा ओरिएंटेशन, एक मिनट, ये क्वेश्चन यार कॉपी पेस्ट ही कर देते दोबारा। ये रिकॉर्डिंग मिलेगी एज यार आपका मैसेज जो आपने पिक्चर भेजी है ये कॉपी पेस्ट कर दो मैसेज को, मुझे ना ये पढ़ा नहीं जा रहा, ये बड़ी स्क्रीन भी नहीं होगी। चलो खैर ओपन कर देंगे, चल खुल ही जाए। अच्छा सर, as said ICT is also supported by chartered firms after IT people can get internship opportunities। यार आप बिल्कुल एक्सपीरियंस वो ले लीजिएगा, आपको बिल्कुल अकोमोडेट कर देंगे, लेकिन फर्म जो है ना वो पैसे नहीं देती, वो मुफ्ती में ना आपको इस्तेमाल करती हैं, सादी सी बात है, ठीक है? फिर आपको ये बात बुरी लगेगी, ठीक है? ऐसा है तो है पूरी मार्केट में ऐसा, ठीक है? सीए फर्म्स आपको हमेशा से वो कहती हैं कि भाई बंदा आया फ्री रिसोर्स इस्तेमाल करो। उस बंदे को क्या फायदा होता है? वो काम सीख जाता है। फर्म को क्या होता है कि उसका काम हो जाता है, ठीक है? तो ये सर बात है। चलिए आगे एक और साहब कहते हैं आई हैव नो वन हाउ टू एक्सेल, आई नीड एक्स्ट्रा हेल्प, हाउ आई कैन गेट इट। अफशा आपके पास ग्रुप होगा, आपको बताया है, ठीक है? तो आप ग्रुप के अंदर जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है? जी आई बिलीव अगर आपका क्वेश्चन नहीं हो तो मैं चलता हूं। अगर आपका क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे मिलेंगे भाई? ये आपके जो मैनेजमेंट है ना वो आपको कोई आपको लिंक शिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक के ऊपर लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स को आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मुझे वो लेक्चर्स का लिंक शिंक नहीं देते होते, मुझे तो कहते हैं आप बढ़ाओ और अपने काम करो, ठीक है ना? तो मैं सर बढ़ाने आता हूँ, मजदूर आदमी, ठीक है? तो मेरा ये काम है छोटा सा। वीवो V2247, मेरा ख्याल है कि ये भी गलती से ओपन है। जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, टाइम बाकी लोगों का भी जाया ना करें, मेरा भी हेलो, टाइम ना मुझे निकालें। आपसे सवाल करना है। जी जी आप करें सवाल। Sir, I need to ask you, number one, I have no know-how of Excel. I've used it only for answering legal queries. You know, at times they preferred Excel format, so we used to reply those queries in Excel. Other than, you know, for accounting purposes, I have no idea how to use Excel. So, are you going to, teach us how to use Excel for accounting purposes and for taxation purposes? That's one thing. And secondly, sir, I want the lecture to be available on the portal as soon as we have finished the class so that we can start working on it. Because we will have consecutive lectures 2 days back to back, so at least provide the lecture on the portal as soon as the class is finished. Why do we have to wait for another 24 hours? There is no need of 24 hours. The lecture shall be available on the next day in the morning before 12 p.m. I believe, ठीक है? So it shall be available for you. And as I was asking you previously, I am saying you don't bother the recordings. Please come for the live sessions. Live sessions are more valuable than recordings. I And think what about that Excel? What about Excel? I have no idea how to use listen to me, Excel. listen to me. I am not answered yet about the Excel. There is no need of Excel for this course. We shall be guiding you only corporate and taxation. If you went for the Excel, this training is not doesn't cover the Excel. Microsoft Excel is not the part of this course. And if someone suggests you this course covers the Excel portion, then I don't think so. Okay, he told you clearly. जो आपकी रिप्लाईज हैं, आपके नोट्स अगर आप बोल रही हैं, वी शैल बी गाइडिंग यू कि आपने एक वर्ड पे कैसे बनाना है, वो भी एट द एंड एक्सेल पे जो कंपटीशन है वो एक इंटायरली एक अलग दुनिया है। अगर हम आपको वो सिखाने लग जाएंगे तो प्रॉपर उस पे एक टाइम आपका लगेगा। एक्सेल एक ऐसी कोई चीज नहीं है
कि आप ये सोचें कि मैं वो जाऊंगी और एक दो फिगर्स होंगी। एक्सेल आपने सीखना है, उसको आप अलग से कहीं कोर्स के तौर पे लीजिए। एक्सेल बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी, जो हमने कहा कि अकाउंटिंग हम आपको सिखाएंगे, अकाउंटिंग में ये नहीं है कि हम अकाउंटिंग की फाउंडेशन स्टार्ट कर दें। वी शैल बी गाइडिंग यू व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज टेंजिबल, व्हाट इज इंटेंजिबल, व्हाट इज कैश फ्लो, व्हाट इज कैश एक्सपेंस, व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो हम आपको जो बेसिस हैं वो तो बताएंगे, जो नेसेसरी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन वी शैल नॉट बी स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स इन दिस कोर्स कि हम आपको एक्सेल भी और वो अकाउंटिंग भी बता रहे हैं। हम सिर्फ आपको जो इस कोर्स के लिए चीजें नेसेसरी हैं वो चीजें करवाएंगे। तो आप so according to you Excel is not important for I mean like filing income tax returns? नॉट मच। आपको एक टेम्पलेट, आपको एक सैंपल दे दिया जाएगा। वो सैंपल किस लिए दे दिया जाएगा? वो सैंपल आपको यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि जो एक टेम्पलेट ही होगा उस चीज का, कि रिटर्न का एक टेम्पलेट होगा कि रिटर्न कैसे बनता है। तो रिटर्न वाली जो चीज है जो पोर्टल पे होगी उसका एक टेम्पलेट हम आपको दे देंगे, लेकिन ऐसा एक्सेल आपको इतना जरूरी नहीं है। So taxation lawyers don't need to have knowledge of taxation. Tax lawyers do not need to have any knowledge of Excel as such. They are If fine he, without knowledge of Excel. if he or she have the knowledge of Excel, then he has a competitive advantage over other person who don't have the knowledge of Excel. But it doesn't mean if you don't know the Excel, no, you don't practice of taxation. It give you a benefit and advantage over the other person. Okay. Okay, sir. जी, कोई रह तो नहीं गया? चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, ठीक है? दुआओं में याद रखिएगा। बड़ा अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह।